हेलो फोक्स। सो आज अपन रिवीजन करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। तो बेसिकली डेरिवेटिव्स का मैंने आपको रिवीजन कराया था, ठीक है ना। डेरिवेटिव्स का रिवीजन आई होप आपने देख लिया होगा। उसके अंदर अपन ने जो है सारी चीजें कंसेप्चुअली समझी थी। उसी तरह से बेसिकली अपन आई आर आर एम करेंगे। इसमें भी जो है बेसिकली डेरिवेटिव्स वाली बहुत सी चीजें मिलेगी। जैसे आपको कॉल ऑप्शन मिलेगा, इधर आपको जो है फ्यूचर्स मिलेंगे, राइट। तो अपन जो है चीजें कंसेप्चुअली समझते जाएंगे। उससे पहले देखो आपको जो है कंसेप्ट में ले चलते हैं। अच्छा, अगेन यू नो द ड्रिल। अगर जो है आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर बेसिकली आपको क्या मिलेगा, एक जो है जी ड्राइव की लिंक मिलेगी। जी ड्राइव के अंदर आपको जो है एएफएम के अंदर आपको जो है मोटा मोटा ये सारे जो है कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे। ऑलराइट गाइस, सो अपन चालू करते हैं डेरिवेटिव्स के रिवीजन के बाद आईआरएम का रिवीजन। देखो क्या दे रखा है। कंपनीज विद लो प्रॉफिट मार्जिन्स मे बी एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। क्या मतलब है इसका भाई? इसका मतलब ये है कि भाई अगर किसी कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम है, तो अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से कंपनी को क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा, अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। दो तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है कि भाई आरजी लिमिटेड ने जो है एक बैंक से पैसा बोरो करा है। अच्छा, और मैंने 5 साल के लिए पैसा बोरो करा है और हर साल जो है मुझे क्या करना है, 10% इंटरेस्ट देना है। तो सीधी सी बात है, मुझे कोई डर नहीं है। मैं कंपनी हूं, मुझे कोई डर नहीं है। किस बात का डर नहीं है कि भाई मेरा जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है बढ़े या घटे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक ने मुझे 10% पे लोन दे रखा है, मैं तो क्या कहूंगा, 5 साल के लिए 10% के अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट पे करता रहूंगा। तो फिक्स इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लोन या फिर इन्वेस्टमेंट टर्म। बात समझ में आती है। लेकिन एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है, देखो, फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस या फिर बेंचमार्क रेट। फॉर एग्जांपल, बैंक ने जो है मुझे लोन दिया है लिबोर प्लस 3% पे। इसका मतलब क्या है कि आरजी लिमिटेड बैंक के पास गया और बैंक को ये कहा कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे जो है फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए लोन लेना है। तो बैंक ने जो है बेसिकली मुझे क्या करा, लोन दे दिया। बैंक ने मुझे ये कहा कि भाई 1 साल बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लिबोर प्लस 3% पे जो है मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अच्छा, लिबोर का मतलब क्या होता है, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। तो मोटा मोटा आपको जो है 1 साल बाद लिबोर पता चल जाएगी। 1 साल बाद लिबोर पता चल जाएगी, उसमें क्या करोगे, 3% ऐड करके जो है क्या करोगे, आप जो है बैंक को इंटरेस्ट पे कर दोगे। अब आरजी लिमिट को डर लग रहा है। अब आरजी लिमिट को क्या लग रहा है, डर लग रहा है कि भाई मार्केट में जो लिबोर है, मार्केट में जो लिबोर है कहीं बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए। अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मुझे नुकसान हो जाएगा ना। भाई फॉर एग्जाम्पल आरजी लिमिट ने क्या करा है, 1 CR का लोन लिया है। 1 CR का लोन लिया है। अच्छा, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लिया है। बैंक ने कहा कि भाई 1 साल बाद लिबोर प्लस 3% पे आप क्या करना, मुझे जो है इंटरेस्ट पे कर देना। अब लिबोर जो है 1 साल बाद कुछ भी हो सकती है। तो रोहन को क्या लग रहा है, डर लग रहा है। रोहन को मोटा मोटा डर लग रहा है कि भाई मार्केट में जो लिबोर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो फिर रोहन को जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। तो अपन जो है ये वाला जो चैप्टर है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में, अपन क्या करेंगे, जो अपना फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है ना, जो अपना फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है उसको जो है अपन हेज करेंगे। कैसे हेज करेंगे समझना। अच्छा, उससे पहले देखो ये देखा, क्या दे रखा है अपन ने कि भाई व्हेन कंपनी बोरोज एट फिक्स्ड रेट देयर इज जनरली नो रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। लेकिन बट व्हेन बट व्हेन द कंपनी बोरोज एट फ्लोटिंग रेट, जब कंपनी ने क्या करा है, फ्लोटिंग रेट पे पैसा बोरो करा है, देन देयर इज अ रिस्क ऑफ इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। तो उसमें मेरे को डर क्या लग रहा है कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ ना जाए। अच्छा, अब फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को जो है हेज करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। अपने चैप्टर में 4 चीजें पढ़ेंगे। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, फिर एक पढ़ेंगे अपन इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, फिर अपन पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, और लास्ट में पढ़ेंगे अपन इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो सबसे पहले अपन करते हैं किसका बात करते हैं, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट की बात करते हैं। अब सुनो, फॉरवर्ड एग्रीमेंट क्या होता है, फॉरवर्ड एग्रीमेंट क्या होता है समझना। फॉरवर्ड एग्रीमेंट क्या होता है अपन समझते हैं। आरजी लिमिटेड को क्या करना है, आरजी लिमिटेड को मोटा मोटा आरजी लिमिटेड को मोटा मोटा 6 महीने बाद 3 महीने के लिए जो है पैसा बोरो करना है। कितने का, 10 लाख का। देखो क्या दे रखा है, सपोज आरजी wants टू टेक अ लोन ऑफ 10 लाख फॉर 3 months आफ्टर 6 months एंड बैंक हैज कोटेड। बैंक ने क्या कोट कर रखा है, बैंक ने जो है दिस एंड दिस कोट कर रखा है। मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। रोहन को 6 महीने बाद 3 महीने के लिए क्या करनी है, 6 महीने बाद 3 महीने के लिए लोन चाहिए। अब रोहन को डर लग रहा है कि भाई 6 महीने बाद मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट है मुझे पता नहीं है। आज की डेट पे 6 महीने बाद जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है। 6 महीने बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो आज के दिन पे जो बैंक है, आज के दिन पे जो बैंक है मुझे क्या कोट कर रहा है, मुझे जो है कोट कर रहा है 8.5%। इसका मतलब क्या है कि बैंक मुझे कहता है, रोहन, बैंक जो है रोहन को ये कहता है कि रोहन 6 महीने बाद 3 महीने के लिए अगर आपको जो है लोन चाहिए तो आप हमसे जो है 8.5% पे क्या करना, लोन ले जाना। फॉरवर्ड एग्रीमेंट का मतलब क्या है, फॉरवर्ड एग्रीमेंट का मतलब क्या है, एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। तो आज के दिन पे मैं बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आज के दिन पे मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि 6 महीने बाद मैं क्या करूंगा, बैंक से जो है 3 महीने के लिए लोन लूंगा एट द रेट ऑफ 8.5%, एट द रेट ऑफ 8.5%। अच्छा, बैंक एक और चीज कहती है, बैंक मुझे जो है एक और चीज कहती है कि भाई अगर आपको जो है 6 महीने बाद 3 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो बेसिकली बैंक आपको क्या करेगी, 8.1% का ब्याज देगी। FRA 6 into 9, FRA जो है इंटू FRA 6 into 9 का क्या इंटरप्रिटेशन होता है, देखो क्या दे रखा है। FRA 6 into 9 का मतलब क्या होता है कि 6 महीने बाद 3 महीने के लिए, 6 महीने बाद अगर 3 महीने के लिए बैंक मुझे लोन देना चाहती है तो 8.5% पे देगी। अच्छा, बैंक अगर जो है क्या करना चाहती है, बैंक जो है बेसिकली अगर डिपॉजिट पे इन्वेस्टमेंट इनकम देना चाहती है तो वो 8.1% पे देगी। बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, इसी तरह से मुझे एक चीज बताओ कि भाई 3 into 6 FRA का मतलब क्या हुआ। 3 into 6 FRA का मतलब क्या है कि भाई रोहन क्या कर सकता है,
3 महीने बाद 3 महीने के लिए 3 महीने बाद 3 महीने के लिए क्या कर सकता है, पैसा जमा करा सकता है, फिर लोन ले सकता है। तो लोन या इन्वेस्ट फॉर 3 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इंटरप्रिटेशन कैसे लोगे, आपको जो है इंटरप्रिटेशन लेना है कि भाई 6 महीने बाद 3 महीने के लिए, 6 महीने बाद 3 महीने के लिए, इधर क्या हुआ, इधर हुआ 3 महीने बाद 3 महीने के लिए, इधर क्या हुआ 3 महीने बाद 3 महीने के लिए। अच्छा 6 इंटू 9 का मतलब क्या होता है, 6 इंटू 9 का मतलब होता है कि भाई 6 महीने बाद 3 महीने के लिए, 6 महीने बाद 3 महीने के लिए। तो 6 इंटू 9 FRA का मतलब क्या होता है कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पैसा या फिर लोन लेना चाहता हूँ फॉर 3 मंथ्स आफ्टर 6 मंथ्स। तो कोटेशन समझ में आ गया कि भाई FRA जो है किस तरह से कोट करे जाते हैं। तो FRA जो है किस तरह से कोट करे जाते हैं ये आपने समझ लिया। तो बैंक ने क्या कोट कर रखा है, बैंक ने जो है बेसिकली FRA 6 इंटू 9 कोट कर रखा है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि 6 महीने बाद अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, 3 महीने के लिए लोन लेना चाहता हूँ, तो बैंक क्या करेगी, मुझसे जो है 8.5% इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अच्छा 6 महीने बाद अगर 3 महीने के लिए मैं बैंक के पास पैसा जमा कराना चाहता हूँ, तो बैंक मुझे क्या करेगी, इंटरेस्ट कितना देगी, इंटरेस्ट इनकम कितना देगी, 8.1%। तो ये तो हो गया मेरा क्या, ये तो हो गया मेरा डिपॉजिट रेट, ये तो मेरा हो गया डिपॉजिट रेट, और ये हो गया मेरा बोरिंग रेट। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, रोहन ने क्या करा, बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। रोहन ने जो है बैंक के साथ क्या करा, FRA का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अच्छा रोहन क्या करेगा, बैंक से जो है 6 महीने बाद 3 महीने के लिए, 6 महीने बाद 3 महीने के लिए क्या करेगा, 10 लाख रुपीज का जो है लोन लेगा। किस इंटरेस्ट रेट पे लेगा, 8.5% इंटरेस्ट रेट पे लेगा। अच्छा मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, मेरी बात जो है बड़े ध्यान से समझना, ये हो गया 6 महीने खत्म हो गए, ये 6 महीने खत्म हो गए। अब 3 महीने के लिए मुझे क्या लेना है, लोन लेना है। अपन कहाँ बैठे हैं, अपन बैठे हैं इधर कि भाई 6 महीने खत्म हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, बैंक के पास जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, बैंक के पास जाऊंगा और बैंक को ये कहूंगा कि बैंक मुझे जो है क्या करो, 10 लाख का लोन दे दो 8.5% पे, क्योंकि अपन ने क्या कर रखा था, पहले FRA कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। अच्छा अपन अज्यूम करते हैं कि भाई इस दिन मतलब 6 महीने बाद एक्चुअल मार्केट में एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितनी है, मार्केट में एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है 10%। अच्छा रोहन बैंक के पास जाएगा और बैंक को ये कहेगा कि बैंक मुझे जो है 10 लाख का लोन दो आप 8.5% पे, 10 लाख का लोन दो आप 8.5% पे। बैंक क्या करेगा, बैंक जो है मार्केट में से 10 लाख का जो है लोन उठाएगा 10% पे, और 10 लाख का लोन किसको देगा, रोहन को जो है 8.5% पे दे देगा। तो बैंक ने क्या करा, बैंक ने जो है मार्केट से लोन लिया 10% पे, बैंक ने क्या करा, मार्केट से लोन लिया 10% पे, और रोहन को जो है 10 लाख का लोन दे देगा कितने पे, रोहन को जो है 10 लाख का लोन दे देगा कितने का, 8.5%। तो बैंक को नुकसान कितना हो रहा है, बैंक को जो है नुकसान हो रहा है 10 माइनस 8.5, क्योंकि जो बैंक ने लोन ले रखा है, जो बैंक ने लोन ले रखा है उस पर बैंक क्या करेगी, 10% ब्याज क्या करेगी, 10% ब्याज देगी। अच्छा जो बैंक ने क्या कर रखा है, रोहन को लोन दे रखा है, उस पर जो है बेसिकली बैंक को इनकम कितनी हो रही है, 8.5%। तो मोटा मोटा बैंक को नुकसान कितना हो रहा है, बैंक को नुकसान हो रहा है 1.5% का। अब बात करते हैं रोहन की। रोहन ने क्या करा, रोहन ने जो है बैंक से 10 लाख का लोन लिया 8.5% पे लिया, और रोहन क्या करेगा, मार्केट में जो है 10 लाख का लोन दे देगा 10% पे। तो रोहन को इनकम कितनी होगी, रोहन को इनकम होगी 1.5% की, रोहन को इनकम कितनी होगी, 1.5% की होगी। अच्छा मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, मेरी बात जो है बड़े ध्यान से समझना, बैंक ने क्या करा, बैंक ने जो है आज के दिन पे, बैंक ने जो है क्या करा, आज के दिन पे 10 लाख का लोन लिया, कितने पे लिया, 10% ब्याज पे लिया, ठीक है ना। बैंक ने जो है, बैंक ने क्या करा, मार्केट से 10 लाख का लोन लिया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हम्म यार ये परेशान करती है पेन मुझे भी, ना इसका ना लेना ना देना, फालतू में डिस्टर्ब कर रही है पेन मुझे। चल जा महारानी, क्या मान के चलेगी, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई बैंक ने क्या करा, बैंक ने जो है 10 लाख का लोन लिया 10% ब्याज पे, और रोहन को क्या करा, रोहन को जो है 8.5% ब्याज पे क्या करा, लोन दे दिया। तो बैंक को जो है बेसिकली नुकसान कितने का होगा, 1.5% का नुकसान होगा। अच्छा बैंक मुझे एक चीज बताओ, बैंक ने जो 10 लाख का लोन लिया है उस पर जो है बैंक को इंटरेस्ट कब पे करना है, 3 महीने बाद पे करना है, ठीक है ना। अच्छा बैंक ने जो 10 लाख का लोन रोहन को दिया है, रोहन बैंक को इंटरेस्ट कब पे करेगा, रोहन जो है बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा अगेन 3 महीने बाद। तो बैंक को मोटा मोटा नुकसान कितने का होगा, बैंक को जो है मोटा मोटा नुकसान होगा 1.5% का 3 महीने बाद का, ठीक है ना। बैंक को जो है नुकसान होगा 1.5% का 3 महीने बाद, सीधी सी बात है। अच्छा रोहन को फायदा होगा, रोहन को फायदा होगा 1.5% का, कब होगा, 3 महीने बाद होगा। रोहन ने क्या करा, आज के दिन पे बैंक से जो है 8.5% पे लोन लिया, ठीक है ना। अच्छा और 10% पे क्या करा, मार्केट में लोन दे दिया। तो रोहन को जो ब्याज है 3 महीने बाद मिलेगा, रोहन को जो ब्याज है 3 महीने बाद मिलेगा। अच्छा रोहन बैंक को क्या करेगा, 8.5% का ब्याज 3 महीने बाद देगा। तो मोटा मोटा रोहन को फायदा और बैंक को नुकसान क्या हो रहा है, 3 महीने बाद हो रहा है। इसी बात आपको समझ में आती है। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि भाई जो बैंक है उसको 1.5% का क्या होगा, नुकसान होगा, रोहन को 1.5% का क्या होगा, फायदा होगा। अब सुनो, अपन कहाँ पर खड़े हैं, अपन यहाँ पर खड़े हैं, अपन जो है मोटा मोटा यहाँ पर खड़े हैं। रोहन ने जो है बैंक को ये कहा कि रोहन मुझे जो है 10 लाख का, रोहन ने जो है बैंक को कहा कि बैंक मुझे जो है 10 लाख का लोन दे दो। अब बैंक ने रोहन को क्या बोला, बैंक ने रोहन को ये बोला कि यार देख
हमें पता है, हमें दोनों को पता है कि 3 महीने बाद तुमको जो है क्या होगा, 1.5% का फायदा होगा, मुझे जो है 1.5% का नुकसान होगा। एक काम करते हैं ना, एक काम कर देते हैं ना, नेट में सेटल कर लेते हैं। नेट में सेटल का मतलब क्या है? नेट में सेटल का मतलब ये है कि भाई बैंक बोलेगी कि भाई तुम मुझसे जो है 1.5% का जो भी तेरा प्रॉफिट है वो ले जा। बात समझ पा रहे हो? दोनों को ये पता है, दोनों को ये पता है कि भाई 3 महीने बाद बैंक को जो है नुकसान होगा 1.5% का, और उनको फायदा कितने का होगा? 1.5% का। तो इन दोनों ने क्या करा? इन दोनों ने एक चीज करी कि भाई एक काम करते हैं ना, लोन लेना देना का झंझट क्यों करते हैं, नेट में सेटल कर लेते हैं। तो बैंक क्या बोलेगी, भाई देख 1.5% का मुझे नुकसान हो रहा है, 1.5% मुझसे तू ले जा, 1.5% मुझसे जो तू ले जा तेरा फायदा हो जाएगा। तो इन लोगों ने क्या करा? इन लोगों ने जो है बेसिकली नेट में सेटल करने की कोशिश करी। इन लोगों ने क्या करा? नेट में सेटल करने की कोशिश करी। अच्छा एक और चीज बताओ, जो फायदा या नुकसान है, जो फायदा या नुकसान है वो कब होगा? 3 महीने बाद होगा। तो लेटर से सपोज कि भाई बैंक को जो है 1 लाख रुपीज का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, और उनको क्या हो रहा है? 1 लाख रुपीज का फायदा हो रहा है। अच्छा इन दोनों ने क्या करा? इन दोनों ने बेसिकली इस दिन बोले तो 6 महीने के एंड पे ये डिसाइड करा कि नेट में सेटल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नेट में सेटल कर लेते हैं। मतलब बैंक क्या करेगी? बैंक जो है 1 लाख रुपीज लोन को दे देगी। बैंक जो है क्या करेगी? 1 लाख रुपीज लोन को दे देगी। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, फायदा या नुकसान, फायदा या नुकसान जो है 3 महीने बाद होना है। फायदा या नुकसान जो है 3 महीने बाद होना है। अच्छा सेटलमेंट कब हो रहा है? आज के डेट पे सेटल हो रहा है। सेटलमेंट कब हो रहा है? आज के डेट पे सेटल हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है बैंक क्या बोलेगी रोहन को? बैंक जो है रोहन को ये बोलेगी कि देख मुझे जो नुकसान है 1 लाख का 3 महीने बाद होगा, तुझे जो फायदा है वो 3 महीने बाद होगा। अच्छा मैं तुझे क्या करती हूँ, 1 लाख रुपए आज के दिन पे मैं तुझे जो है क्या करता हूँ, बेसिकली जो तेरा प्रॉफिट है वो आज के दिन पे जो है क्या करता हूँ, तुझे कंपेंसेट कर देता हूँ, राइट। तो मुझे एक चीज बताओ, बैंक क्या 1 लाख रुपए दे देगी? बैंक जो है 1 लाख रुपए नहीं देगी, 1 लाख का पीवी, 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू क्या करेगी? 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू बैंक जो है अपनी जेब से किसको दे देगी? रोहन को दे देगी। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा अब सवाल ये आता है कि भाई 1 लाख रुपए की डिस्काउंटिंग किस रेट से होगी? सवाल ये आता है कि भाई 1 लाख रुपए की डिस्काउंटिंग किस रेट से होगी? तो जो एक्चुअल रेट, भाई जो एक्चुअल रेट चल रही है, जो मार्केट में क्या चल रही है, एक्चुअल रेट चल रही है, अपन क्या करेंगे उससे जो है 1 लाख की डिस्काउंटिंग करेंगे। तो लॉजिकली आपको पूरी बात समझ आ गई ना कि भाई फायदा या नुकसान, फायदा या नुकसान तो 3 महीने बाद होना है, फायदा या नुकसान तो 3 महीने बाद होना है, लेकिन सेटलमेंट अब हो रहा है, सेटलमेंट आज के दिन पे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कंपेंसेशन अमाउंट है, जो कंपेंसेशन अमाउंट है वो क्या होगा? 1 लाख नहीं होगा, 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू होगा। मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा? 1 लाख की जो है डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो देखो ये रहा कि भाई सेटलमेंट अमाउंट कैसे निकलता है, सेटलमेंट अमाउंट कैसे निकलता है? तो देखो ये रहा 10 लाख था, ठीक है ना, 10 लाख का 10 माइनस 8.5%, मतलब बेसिकली क्या हो गया? 10 का 1.5% हो गया, 10 का 1.5% हो गया। अच्छा इंटू 3 मंथ्स करूंगा, डिवाइड बाय 12 करूंगा, भाई ये जो मेरा 1.5% तो पूरे साल का है, ठीक है ना। डिवाइड बाय क्या करूंगा? डिवाइड बाय जो है 1 प्लस 10%, मतलब आप क्या कर रहे हो? आप जो है मोटा मोटा इस अमाउंट की, ये जो 1 लाख रुपए निकल के आया था, ये जो 1 लाख रुपए निकल के आया था, इसके अपन क्या कर रहे हैं? डिस्काउंटिंग करके बेसिकली क्या कर रहे हैं? नेट में सेटल कर रहे हैं। तो आपको फॉर्मुला समझ में आता है? आपका जो नेट सेटलमेंट अमाउंट है उसका फॉर्मुला समझ में आया कि भाई फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एफआरए कैसे निकलेगा? फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एफआरए कैसे निकलेगा? एन का मतलब क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। आरआर का मतलब क्या है कि एक्चुअल मार्केट में क्या इंटरेस्ट चल रही है, माइनस फॉरवर्ड रेट क्या एग्रीमेंट हो रखा था, ठीक है ना। डिवाइड बाय मैंने क्या करा? डिवाइड बाय जो बेसिकली जो भी मार्केट में एक्चुअल रेट चल रही है उससे मैंने क्या करा? डिस्काउंटिंग कर लिया। अच्छा जो भी आपकी रेट निकल के आ रही है, जो भी आपकी रेट निकल के आ रही है उसको क्या करोगे? एडजस्ट कर लोगे अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका नेट सेटलमेंट अमाउंट, ये हो गया आपका मोटा मोटा नेट सेटलमेंट अमाउंट। तो देखो क्या दे रखा है कि जो आपका एफआरए होता है ना, जो आपका एफआरए होता है वो जनरली क्या होता है? नेट बेसिस पे सेटल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? नेट बेसिस पे सेटल कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप क्या करते हो? एफआरए करते हो, जब भी आप जो है बैंक के साथ क्या करते हो? एफआरए करते हो, तो उस केस में जो अमाउंट है वो क्या होगा? नेट में सेटल होगा। और मैंने आपको एक और चीज बता दी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई आप जो है पीवी करना मत भूल जाना। तो आप पीवी करना है वो मत भूल जाना। और लॉजिक क्या है भाई? सीधी सी बात है, प्रॉफिट 3 महीने बाद होगा, प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? 3 महीने बाद होगा, प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? 3 महीने बाद होगा। अच्छा पेमेंट कब हो रहा है? जो सेटलमेंट है वो जो है आज के दिन पे हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे? इस 1 लाख रुपए को जो है 3 महीने पहले, 1 लाख रुपए को 3 महीने पहले लेके आएंगे कि भाई आज की इस 1 लाख रुपए की वैल्यू 3 महीने पहले क्या होगी। अच्छा आपको जो है नॉर्मल डिस्काउंटिंग करना तो आता ही होगा, आप रिवीजन वीडियो देख रहे हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको जो है डिस्काउंटिंग करना नॉर्मली आता है, ठीक है। जब अपन रेगुलर लेक्चर्स लॉन्च करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है बहुत डेप्थ में अपन समझाएंगे कि भाई पीवी कैसे कटी जाती है, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अभी मैं अज्यूम करता हूँ कि भाई आपको जो है डिस्काउंटिंग करना आता है। मोटा मोटा आपने क्या करा? इस 1 लाख रुपए की डिस्काउंटिंग करी, और डिस्काउंटिंग किस रेट से करनी है? जो मार्केट में एक्चुअल इंटरेस्ट रेट चल रही है। बात समझ आती है आपको पूरी? ऑल राइट, ओके। तो सुनो, अपन ने क्या करा था? अपन ने जो है पूरा का पूरा केस समझ लिया। अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है? बैंक ने जो है एफआरए कोड कर रखा है 6 इंटू 9 का 8.1% और 8.5%। अब देखो क्या दे रखा है? इट मीन्स आरजी कैन बोरो 10 लाख फॉर 3 मंथ्स आफ्टर 6 मंथ्स। आरजी क्या कर सकता है? बैंक के साथ एक एग्रीमेंट करके 6 महीने बाद 3 महीने के लिए बैंक से जो है 8.5% पे क्या कर सकता है? 8.5% पे लोन ले सकता है। तो एफआरए का मतलब क्या है कि भाई आरजी कैन बोरो 10 लाख फॉर 3 मंथ्स आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने बाद 3 महीने के लिए आरजी क्या कर सकता है? 8.5% पे क्या कर सकता है? 8.5% पे बैंक से लोन ले सकता है। अगर मार्केट में एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितनी हो गई? 10% हो गई, तो उस केस में बैंक क्या करेगी? 10 जो है बैंक जो है बेसिकली डिफरेंशियल अमाउंट आरजी को कंपेंसेट करेगी, जो अपन ने सीख लिया। अच्छा इसका दूसरा मतलब क्या है? इसका दूसरा मतलब ये है कि भाई अगर आरजी इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर जो है आरजी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर आरजी जो है 10 लाख रुपए 6 महीने बाद 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है? 8.1% पे कर सकता है। देखो क्या दरकार है
इट मीन्स आरजी कैन इन्वेस्ट 10 लाख फॉर 3 मंथ्स आफ्टर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 8.1%। 8.1%। अच्छा तो अपन ने बेसिकली केस नंबर 1 और केस नंबर 2 देखा। केस नंबर 1 में क्या हो रहा है, आरजी पैसा बोरो करेगा बैंक से। केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, आरजी जो है बैंक में क्या करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, एफआरए में पैसा बोरो करने को अपन ये भी कहते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, एफआरए खरीद रहे हो। तो बाय एफआरए का मतलब क्या होता है, बाय एफआरए का मतलब ये है कि भाई आप जो है क्या करना चाहते हो, पैसा उधार लेना चाहते हो बैंक से। अच्छा, इसको अपन दूसरी तरीके से बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन ऑन एफआरए। तो इट इज टेक्निकली ऑल्सो कॉल्ड बाय एफआरए या फिर लॉन्ग पोजीशन ऑफ एफआरए। अच्छा, अगर आप जो है एफआरए में क्या कर रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल एफआरए। इट इज ऑल्सो टेक्निकली कॉल्ड सेल एफआरए या फिर शॉर्ट पोजीशन ऑन एफआरए। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया था कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, एफआरए को खरीद रहे हो, इसका मतलब क्या है कि भाई आपने जो है बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करा है कि भाई अब 6 महीने बाद 3 महीने के लिए बैंक से जो है 8.5% पे क्या करोगे, लोन लोगे। अगर मार्केट में एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 10% हो जाती है तो उस केस में क्या करेगा, बैंक जो है आपको 1.5% कंपेंसेट करेगा। अच्छा, अगर मार्केट में एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितनी हो जाती है, 6% हो जाती है। अगर मार्केट में एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितनी हो जाती है, 6% हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, सीधी सी बात है, जो आरजी है वो बैंक को कंपेंसेट करेगा। तो आरजी क्या करेगा, आरजी जो है बैंक को कंपेंसेट करेगा कितना, 2.5%। तो 8.5 माइनस 6 कितना हो गया, 2.5% हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आप ये देखोगे कि भाई इस दिन कितना फायदा हो रहा है या फिर कितना नुकसान हो रहा है, उसकी पीवी करके क्या करोगे, उसकी पीवी करके जो है बेसिकली आप सेटलमेंट कर दोगे। फॉर्मुला मैंने आपको बता दिया। देखो, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, आरआर का मतलब क्या होता है, रेफरेंस डेट। एफआर का मतलब क्या होता है, एफआर रेट। डीटीएम का मतलब क्या है कि मैच्योरिटी ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन डेज या मंथ्स। और डीवाई का मतलब क्या होता है, टोटल डेज या फिर मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में जहां पर आपने क्या करा था, जहां पर मोटा मोटा आपने बेसिकली कॉन्टैक्ट करा था बैंक से कि भाई आप जो है क्या करोगे, बैंक से पैसा उधार लोगे। तो अगर एक्चुअल रेट जो है एफआरए रेट से ज्यादा हो जाती है तो बैंक आपको कंपेंसेट करेगा, मतलब रोहन को क्या होगा, फायदा होगा। तो प्रॉफिट ऑन नेट सेटलमेंट। अच्छा, अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है तो बेसिकली रोहन क्या करेगा, बैंक को कंपेंसेट करेगा, मतलब रोहन को नुकसान होगा। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में सीधी सी बात है, पूरा का पूरा उल्टा होगा। केस 2 में जो है क्या होगा, पूरा का पूरा रिवर्स। डन है। ये अपने देख लिया पूरा एफआरए। आपने जो है पूरा का पूरा क्या करा, समझ लिया मुझसे एफआरए। डोंट वरी, इसके सारे क्वेश्चंस भी जो है अपन करेंगे। तो अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस सीरीज में सारे के सारे चैप्टर्स का कंसेप्चुअल रिवीजन करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा जिसके अंदर आईआरआरएम के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, जिसके अंदर आईसीआई मटेरियल के सारे एग्जांपल्स होंगे, इलस्ट्रेशंस होंगे। अच्छा, इसके अलावा बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, आरटीबी, एमटीबी एंड पास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड कर देंगे अपन। ऑलराइट, तो अपन ने जो है एफआरए पूरा समझ लिया। आपने जो है मुझसे एफआरए पूरा समझ लिया। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक समझना, थियोरेटिकल एफआरए रेट। आप जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना, थियोरेटिकल एफआरए रेट क्या मतलब है समझना। अगर बैंक से आपको फॉर एग्जांपल 3 महीने के लिए पैसा उधार लेना है, तो बैंक बोल रही है कि भाई हम आपको क्या करेंगे, 3% पर एनम पे क्या करेंगे, 3% पर एनम पे उधार दे देंगे। तो देखो क्या रखा है, 3 मंथ्स बोरिंग रेट फ्रॉम नाउ इज 3% पर एनम। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप जो है बैंक से 3 महीने के लिए पैसा उधार लेना चाहते हो तो बैंक बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जो है 3 महीने के लिए उधार दे देंगे, लेकिन हम आपसे चार्ज करेंगे 3% पर एनम का इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आज के दिन पे आपने जो है क्या करा, बैंक से 1 रुपीज उधार लिया 3 महीने के लिए, तो आप जो है 3 महीने बाद बैंक को कितना पे करोगे, 3 महीने बाद आप बैंक को कितना पे करोगे, स्पॉट स्पॉट 1+R/100 यही पे करोगे ना बैंक को। तो देखो क्या रखा है, स्पॉट कितना है मेरा, स्पॉट है 1, ठीक है ना। 1+R कितना है, R है मेरा 3, लेकिन ये तो पूरे साल का है। तो मैंने क्या करा, डिवाइड बाय 12 करा, तो एक महीने का आ गया। इंटू 3 करा, डिवाइड बाय 100 करा। इसका अंदर मोटा मोटा आपको जो है क्या करना पड़ेगा, बैंक को 1.0075 पे करना पड़ेगा। लॉजिकल। तो अगर आप क्या करते हो, बैंक से आज के दिन पे 1 रुपया उधार लेते हो 3 महीने के लिए, तो आपको जो है 3 महीने बाद बैंक को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, बैंक को जो है प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा ना। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1.0075। लॉजिकल। इंटरेस्ट निकालना तो आता है ना, इंटरेस्ट निकालना तो आता है ना कि भाई अपन ने इंटरेस्ट कैसे निकाला। अब सुनो, बैंक क्या बोलती है कि भाई अगर जो है आप 6 महीने के लिए हमसे पैसा उधार लेना चाहते हो, आप जो है अगर हमसे 6 महीने के लिए पैसा उधार लेना चाहते हो, तो हम आपको जो है बेसिकली हम आपसे जो है 5% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अच्छा, अज्यूम करते हैं कि भाई आज के दिन पे आपने क्या करा, बैंक से 1 रुपया उधार लिया 6 महीने के लिए। तो मुझे बताओ कि भाई 6 महीने बाद बैंक को कितना पेमेंट करोगे, 6 महीने बाद बैंक को कितना पेमेंट करोगे। देखो क्या दरखा है, इफ आई बोरो 1 रुपीज फॉर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ मुझे क्या करना पड़ेगा, बैंक को कितना पे करना पड़ेगा, 1 रुपीज, ठीक है ना। 1+5 मेरा क्या है, इंटरेस्ट रेट है। मैंने क्या करा, डिवाइड बाय 12 करा, तो एक महीने का आ गया। इंटू 6 करा क्योंकि मेरा 6 मंथ है, डिवाइड बाय 100 करा, तो बेसिकली बैंक को बेसिकली 1.025 देना पड़ेगा। लॉजिकल। तो आपको ये चीज समझ में आई, आपको जो है ये चीज समझ में आई कि भाई अगर आप क्या करते हो, अगर जो है आप 6 महीने के लिए उधार लेते हो, अगर जो है आप क्या करते हो 6 मंथ के लिए उधार लेते हो, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बैंक को 1.025 पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1.025 अगर आपने क्या करा, बैंक से जो है 1 रुपया, अगर आपने जो है बैंक से 1 रुपया उधार लिया 6 महीने के लिए लिया, तो 6 महीने बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक को जो है 1.025 पे करना पड़ेगा। लॉजिकल। अच्छा, आपने क्या करा था, लेटर से सपोज कि भाई आपने फॉर एग्जांपल बैंक से 3 महीने के लिए उधार लिया था। अगर आपने जो है क्या करा था, बैंक से 3 महीने के लिए उधार लिया था, बैंक से आपने 3 महीने के लिए उधार लिया था, तो बैंक को आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक को जो है आपको 3 महीने बाद, बैंक को जो है आपको 3 महीने बाद कितना पे करना पड़ेगा, 1.0075। 1.0075। अब सुनो,
अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, कंपनी है, एक कंपनी है आरजी लिमिटेड, एक कंपनी है आरजी लिमिटेड, एक कंपनी है आरजी लिमिटेड, ठीक है ना। उसको क्या करना है, 6 महीने के लिए उधार चाहिए, उसको जो है बैंक से 6 महीने के लिए क्या करना है, उधार लेना है। अच्छा, वो ये चाहता है कि भाई अगर मैं 6 महीने के लिए एक ही साथ उधार ले लूं, अगर मैं आज की डेट पे 6 महीने के लिए एक ही साथ उधार दे दूं, या फिर मैं क्या करूं, या फिर जो है मैं 3-3 महीने करके उधार लूं, या फिर जो है मैं बैंक से क्या करूं, 3-3 महीने करके उधार लूं, मेरे को जो नेट पेमेंट करना पड़ेगा 6 महीने बाद वो जो है 1.025 ही हो, मेरे को जो नेट पेमेंट करना पड़ेगा 3 महीने बाद वो क्या हो, 1.025 ही हो। अच्छा, मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, आज लिमिट क्या चाहता है कि भाई अगर मैं आज के दिन पे 1 रुपया बोरो करता हूं, अगर मैं आज के दिन पे क्या करता हूं, 1 रुपया बोरो करता हूं और 6 महीने के लिए एक साथ कर लेता हूं, 6 महीने के लिए एक साथ कर लेता हूं, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 1.025 पे करना पड़ेगा। आज लिमिट ये भी चाहता है कि अगर मैं क्या करता हूं, एक साथ 6 महीने की बजाय आज मैं क्या करता हूं, पहले 3 महीने के लिए बोरो करता हूं, 3 महीने के लिए पहले पहले बोरो करा, फिर बाद में मैंने वापस क्या करा, 3 महीने के लिए बोरो करा, तो मुझे अल्टीमेटली जो है 1.025 ही पे करना पड़े, 1.025 ही पे करना पड़े। अब सुनो, आरजी क्या चाहता है, आरजी मोटा मोटा ये चाहता है कि भाई मैच्योरिटी पे अगर वो क्या करे, एक साथ 6 महीने के लिए बोरो करे या फिर 3-3 महीने के लिए बोरो करे, अल्टीमेट जो उसका पेमेंट है 1.025 ही होना चाहिए। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, आज के दिन पे अगर आरजी क्या करता है, आज के दिन पे अगर आरजी 1 रुपया बैंक से उधार लेता है, 3 महीने के लिए लेता है, कितने महीने के लिए लेता है, 3 महीने के लिए लेता है, तो आरजी क्या करेगा, बैंक को 3 महीने में कितना पेमेंट करेगा, आरजी जो है बैंक को पेमेंट करेगा 1+1, अच्छा 1 इंटू 1 प्लस 3 महीने की रेट क्या चल रही है, 3%, तो 1 इंटू 1+3 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा, ये आपका अमाउंट निकल के आएगा, ये आपका अमाउंट निकल के आएगा 1.0075। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई अगर आज के दिन पे रोहन ने बैंक से उधार लिया तो 3 महीने बाद रोहन को क्या करना पड़ेगा, बैंक को जो है 1.0075 पे करना पड़ेगा। अच्छा, 3 महीने खत्म हो गए, 3 महीने खत्म हो गए, बैंक रोहन को बोलती है कि रोहन 1.0075 लौटाओ, रोहन क्या बोलता है, यार हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, आप एक काम करो, आप एक काम करो 1.0075 का वापस मुझे लोन दे दो, 1.0075 का क्या करो, मुझे जो है वापस लोन दे दो। तो बैंक ने क्या करा, बैंक ने जो है आरजी को 1.0075 का वापस लोन दे दिया। अच्छा, अब रोहन ये चाहता है, अब जो है रोहन ये चाहता है कि अगले 3 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कुछ इस तरह से हो कि भाई मैच्योरिटी पे जो मेरा पेमेंट है, मैच्योरिटी पे जो मेरा पेमेंट है वो 1.025 आ जाए। तो रोहन क्या चाहता है, रोहन ये चाहता है कि जो मैंने 3 महीने बाद बैंक से 1.0075 उधार लिया है, ठीक है ना, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा लगे, उस पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लगे कि भाई मैच्योरिटी पे जो मेरा पेमेंट है वो अल्टीमेटली कितना हो जाए, 1.025 हो जाए, 1.025 हो जाए। तो मेरी बात बड़ी ध्यान समझो, मेरी बात जो है बड़ी ध्यान से समझो, 1.0075 का रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ ऐसा हो कि भाई अगले 3 महीने का जो अमाउंट है, मैच्योरिटी पे कितना हो जाए, 1.025 हो जाए। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, ये अपन जो आर निकाल रहे हैं, ये जो अपन आर निकाल रहे हैं इसी को कहते हैं अपन थेटिकल एफआरए रेट। समझ में आई बात, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, थेटिकल एफआरए रेट कहते हैं। तो थेटिकल एफआरए रेट का मतलब क्या है कि भाई एक ऐसी एफआरए रेट जिसके बेसिस पे एक कंपनी क्या हो जाए, इनडिफरेंट हो जाए। इनडिफरेंट का मतलब है कि भाई वो 6 महीने के लिए पैसा बोरो करे एक साथ, तो भी उसको जो है मैच्योरिटी पे 1.025 पे करना पड़ेगा, या फिर 3-3 महीने के लिए पैसा बोरो करे, तो भी मैच्योरिटी पे जो है उसको क्या देना पड़े, 1.025 ही देना पड़े। तो जो अपन ये आर निकाल रहे हैं, जो अपन ये क्या कर रहे हैं, आर निकाल रहे हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, थेटिकल एफआरए रेट कहते हैं। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना, मेरी बात जो है बड़े ध्यान से समझना, आज के दिन पे कंपनी ने ये कहा कि भाई अगर आप हमसे 3 महीने का जो है लोन लेना चाहते हो तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको जो है 3% पर एनम पे क्या करेंगे, 3% पर एनम पे ब्याज दे देंगे। अच्छा, आज के दिन पे बेसिकली कंपनी ने ये एक और चीज कही कि भाई अगर आप जो है 6 महीने के लिए पैसा बोरो करना चाहते हो, 6 महीने के लिए पैसा बोरो करना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, हम जो है मोटा मोटा आपको 5%, हम आपको जो है 5% पर एनम के ब्याज पे क्या करेंगे, लोन दे देंगे। अब रोहन क्या चाहता है, रोहन ये चाहता है कि भाई अगले 3 महीने का कुछ ऐसा रेट कैलकुलेट हो, जिसकी वजह से मैच्योरिटी पे जो मेरा पेमेंट है वो 1.025 के बराबर आ जाए। तो ये जो अपन आर निकाल रहे हैं इसी को अपन क्या कहते हैं, थेटिकल एफआरए रेट कहते हैं। अच्छा, ये आर कैसे निकलेगा, मैंने आपको समझाया कि भाई आप क्या करोगे, आप जो है बेसिकली आपने क्या करा, आज 1 रुपया बोरो करा, 3 महीने के लिए बोरो करा, तो बैंक को जो है 1.0075 देना पड़ेगा। अच्छा, 3 महीने बाद आपकी जेब में 1.0075 नहीं है, तो आप क्या करोगे, बैंक से जो है 1.0075 वापस उधार लोगे एंड बैंक को जो है क्या करोगे, ब्याज समेत क्या करोगे, लौटाओगे। अच्छा, ब्याज समेत आपको जो है इतना लौटाना है कि भाई मैच्योरिटी पे आपको जो पेमेंट है वो कितना हो जाए, 1.025 हो जाए। तो मैंने क्या करा, 1.0075 पे मैंने क्या करा, इंटरेस्ट लगाया, जो मैच्योरिटी पे कितना हो जाए, 1.025 हो जाए। अच्छा, अब आर निकल जाएगा क्या आपका, बिल्कुल आर निकल जाएगा। इसको सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आर निकल के आ जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ कि भाई 1.0075 की जगह 1.0075 की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं, अरे आप बिल्कुल लिख सकते हो, ये तो बेसिक मैथ है।
ये तो क्या है, बेसिक मैथ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो है मोटा मोटा 1.0075 की जगह ये लिख सकता हूँ ना, 1.0075 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1.0075 की जगह ये लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू तो वही आएगी ना 1.0075। तो बेसिकली थेटिकल एफआरए रेट निकालने का, थेटिकल एफआरए रेट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जो है थेटिकल एफआरए रेट निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, इस आर को क्या करूंगा, इस आर को इंटू 3/12 करोगे, इस आर को क्या करोगे, आर इंटू 3/12 करोगे, क्योंकि बेसिकली अगली बार जो आप बोरो कर रहे हो वो भी तो 3 महीने के लिए बोरो करो ना, तो आपको जो है पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ओके, तो आपको जो है लॉजिकली समझाने का पर्पस मेरा ये था, ताकि आप जो है इसको रटो ना। तो बेसिकली देखो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, यही आपका फॉर्मूला बना है, देखो ये रहा कि भाई आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये जो आपका फॉर्मूला है थियोरेटिकल एफआरए रेट निकालने का फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो वही करा मैंने भाई 1+3 इंटू 3/12 इंटू इंटू करोगे, इसको इंटू करोगे किससे, 1+ अगले 3 महीने की रेट क्या हो, इंटू अगेन 3/12 इक्वल्स टू 1+5 इंटू 6/12। अच्छा सुनो भाई 1.025 को आप जो है कैसे लिख सकते हो, 1.025 को आप इस तरह से भी तो लिख सकते हो ना कि भाई 1 इंटू 1+5 इंटू 6/12 अपॉन 100। अच्छा ये 5 क्या है, ये 5 है बेसिकली 6 महीने का। भाई 1.025 कैसे निकल के आया, ऐसे ही तो निकल के आया ना, तो 1.025 की जगह ये लिख सकते हो आप, तो वही आपका फॉर्मूला है, देखो वही आपका फॉर्मूला है। तो ये अपने क्या बनाया, फॉर्मूला बनाया। तो अगर आपको थेटिकल एफआरए रेट निकालनी है, अगर आपको जो है फॉर एग्जांपल थेटिकल एफआरए रेट निकालनी है, थेटिकल एफआरए का मतलब क्या है कि भाई आपको जो है 6 महीने की इंटरेस्ट दे रखी है, आपको जो है 3 महीने की इंटरेस्ट दे रखी है, आपको जो है अगले 3 महीने की निकालनी है। भाई आपको जो है इनिशियल 3 महीने की दे रखी है, पूरे 6 महीने की दे रखी है, आपको जो है अगले 3 महीने की निकालनी है। तो आप जो है इस फॉर्मूले को यूज करके क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को यूज करके थेटिकल एफआरए रेट निकाल सकते हो। तो 3 मंथ्स इंटू 3 मंथ्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा। लॉजिकली पूरी बात समझ आ गई। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो क्या रखा है, देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई 1+1 R1 अपॉन 100। R1 का मतलब क्या है कि भाई स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 3 मंथ्स है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अच्छा फिर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 1+R2/100। R2 का मतलब क्या है, R2 का मतलब है कि भाई सेकंड जो शॉर्ट टर्म रेट मतलब अगले 3 महीने का रेट क्या हो, अगले 3 महीने का रेट क्या हो, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, 1+R3/100। R3 का मतलब क्या है, लॉन्ग पीरियड मतलब 6 महीने। तो ये क्या हो जाएगा 3 महीने, ये क्या होगा 3 महीने, ये टोटल कितना हो गया 6 महीने हो गया। तो मैंने बता दिया कि भाई एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स, और ये हो गया टोटल 6 मंथ्स। मैं आपको जो है इसके लिए रटवा नहीं रहा, मैं जो है आपको रटवा नहीं रहा, इसलिए मैं जो है आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ, ताकि आपको जो है रटना ना पड़े। आपको जो ये वाला फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको जो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल रटने की जरूरत है, क्योंकि अभी मैंने आपको लॉजिकली समझाया, मैंने अभी जो है आपको लॉजिकली समझाया कि भाई अगर आपको 6 महीने का दे रखा है, अगर आपको 6 महीने का दे रखा है, आपको जो 3 महीने का दे रखा है, तो अगले 3 महीने का आप बिल्कुल निकाल सकते हो। अगले 3 महीने का कैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बनता है मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है ना, आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिया। तो जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको ये कहानी समझाई, वो वही जो है इधर एग्जांपल में दे रखी है, मैंने आपको पूरा बता दिया। तो थेटिकल एफआरए का मतलब क्या होता है, देखो कि भाई एफआरए रेट फॉर अ फ्यूचर पीरियड बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइसेस, दिस इज द रेट एट विच द कंपनी विल बी इनडिफरेंट बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग। ये एक ऐसी रेट है जिसपे कंपनी क्या होगी, इनडिफरेंट होगी, कि भाई 3 महीने के लिए बोरो करूं या फिर एक साथ 6 महीने के लिए बोरो करूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैच्योरिटी पे मुझे जो है 1.025 पे करना पड़ रहा है अपने एग्जाम्पल में। बात समझ आ गई, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तो मोटा मोटा अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आप जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो ये जो आर है ना, ये जो आर की रेट है वो क्या निकल के आई, देखो ये रहा, ये जो आर की रेट है वो निकल के आ गई 6.95%। आर की रेट क्या निकल के आ गई, 6.95% निकल के आ गई। तो आपने ये इक्वेशन सॉल्व करा तो आर की रेट निकल के आ गई 6.95%। अच्छा अब सीधी सी बात ये है कि भाई आज के दिन पे आपने क्या करा, 1 रुपये बोरो करा, आपने जो है 1 रुपये बोरो करा 3% पे, तो बैंक को आपको क्या करना है, 3 महीने बाद 1.0075 पे करना है। अच्छा 1.0075 आपके पास नहीं है, 1.0075 आपके पास नहीं है, तो आपने क्या करा 1.0075 बैंक से बोरो करा अगले 3 महीने के लिए। तो अगले 3 महीने पे आप क्या करोगे, 6.95% पे जो ब्याज दोगे, ठीक है ना, तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो कितना निकल के आ जाएगा, 1.025 निकल के आ जाएगा। तो थेटिकल एफआरए रेट, आई होप आपको जो है मैंने लॉजिकली कंसेप्चुअली पूरा समझा दिया, रटने की जरूरत नहीं है। तो अपने 2 टॉपिक हो गए, आपने जो है 2 टॉपिक हो गए एफआरए में, अपने जो है 2 टॉपिक हो गए, आपने समझ लिए। अब मैं ले चलता हूं एक बार आपको इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस पे, ठीक है ना, मैं आपको ले चलता हूँ इंटरेस्ट रेट ऑप्शन से, बहुत आसान है, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस बहुत आसान है, वो समझते हैं। तो अभी तक अपने एफआरए रेट कर लिया, ठीक है, मैं इसको जो है क्या करता हूँ पिंक से हाईलाइट कर लेता हूँ कि भाई अपन ने एफआरए रेट कर लिया। अब अपन करेंगे इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, आ जाओ, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस भी बहुत आसान है। देखो ये रहा इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, ये रहा इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, जिसको अपन ऑल्सो क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं इंटरेस्ट रेट गारंटी, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट गारंटी भी बोलते हैं। अब सुनो एग्जाम्पल समझते हैं, इसको भी जो है अपन क्या करते हैं एग्जाम्पल समझते हैं। देखो आ जाओ, आरजी लिमिट को क्या करना है, आरजी लिमिट को जो है बेसिकली, आरजी लिमिट ने फॉर एग्जांपल बैंक से 1 करोड़ रुपीस उधार ले रखा है, बैंक से जो है 1 करोड़ रुपीस क्या ले रखा है, उधार ले रखा है। आरजी को क्या करना है 1 ईयर बाद, मतलब 1 साल बाद बैंक को जो है इंटरेस्ट पे करना है, बैंक को क्या करना है इंटरेस्ट पे करना है। आरजी ने क्या करा है, फ्लोटिंग रेट पे उधार लिया है, आरजी ने क्या करा है फ्लोटिंग रेट पे उधार लिया है। अच्छा अब सीधी सी बात है कि भाई 1 साल बाद इंटरेस्ट क्या होगी मुझे नहीं पता,
1 साल बाद इंटरेस्ट क्या होगी मुझे नहीं पता, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अच्छा, बढ़ने पे मुझे नुकसान है, बढ़ गया तो मेरा नुकसान होगा, बढ़ गया तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बढ़ गया तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मेरे को डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पर्सन आता है, धोनी, ठीक है ना, इधर लिख लेता हूँ, MS धोनी आता है, MS धोनी आता है, MS धोनी बोलता है कि भाई देखो मैंने तो क्या कर लिया है, क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है। अच्छा, MS धोनी क्या बोलता है, MS धोनी जो है रोहन को गारंटी देता है, MS धोनी जो है RJ को गारंटी देता है कि भाई देख 1 साल बाद इंटरेस्ट रेट जो है बेसिकली 10% से ज्यादा नहीं होगा। MS धोनी क्या करता है, रोहन को गारंटी देता है, रोहन को गारंटी देता है कि भाई देख 1 साल बाद जो है इंटरेस्ट रेट 10% से ज्यादा नहीं होगा, अगर 10% से ज्यादा हुआ, अगर 10% से ज्यादा हुआ तो बाकी जो डिफरेंशियल अमाउंट है तुम मुझसे ले जाना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरेस्ट रेट 1 साल बाद कितना हो जाता है, 15% हो जाता है, इंटरेस्ट रेट 1 साल बाद कितना हो जाता है, 15% हो जाता है, तो उस केस में रोहन को क्या करना पड़ेगा, रोहन को जो है 1 करोड़ का 15% ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन धोनी क्या करेगा, धोनी जो है बेसिकली 15 - 10 क्या करेगा, 5% जो है रोहन को क्या कर देगा, कंपेंसेट कर देगा। अच्छा, इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन कहते हैं इंटरेस्ट गारंटी। इसका मतलब क्या है कि भाई MS धोनी ने क्या करा, रोहन को गारंटी दी कि भाई देख मैं तुझे अश्योर करता हूं कि भाई इन एनी केस 1 साल बाद तेरा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ना वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 10% ज्यादा हुआ तो जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है वो मैं तुझे क्या कर दूंगा, कंपेंसेट कर दूंगा। मैंने आपको बताया कि भाई 1 साल बाद लेटर से सपोज की जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाता है, 15% हो जाता है, तो रोहन को क्या करना पड़ेगा, रोहन को जो है 1 करोड़ का 15% जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन 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 रोहन क्या करेगा, रोहन क्या करेगा, धोनी से 5% जो इंटरेस्ट है, 5% इंटरेस्ट रिसीव भी करेगा। तो रोहन ने क्या करा, 15% इंटरेस्ट पे करा, 5% इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, तो रोहन का जो बेसिकली नेट इंटरेस्ट अमाउंट है वो कितना हो गया, 10% हो गया। इसी को अपन क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट गारंटी कहते हैं। अच्छा, क्या MS धोनी फ्री में अपनी सर्विसेज देगा, MS धोनी फ्री में अपनी सर्विसेज नहीं देगा, रोहन को क्या करना पड़ेगा, रोहन को जो है इनिशियली कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, इसी को जो है अपन क्या बोलते हैं, कॉल ऑप्शन बोलते हैं। इसी को अपन इंटरेस्ट की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कॉल ऑप्शन बोलते हैं। कि भाई रोहन के पास राइट है, रोहन के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, MS धोनी से, रोहन के पास राइट है कि वो MS धोनी से मोटा मोटा जो एक्सेस इंटरेस्ट है वो रिकवर कर सकता है। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ कि मार्केट में एक्चुअल इंटरेस्ट कितनी हो गई, 8% हो गई, मार्केट में जो है एक्चुअल इंटरेस्ट कितनी हो गई, 8% हो गई। इसका मतलब क्या है कि रोहन क्या कर रहा है, रोहन जो है बेसिकली 8%, रोहन जो क्या करेगा 8% पे इंटरेस्ट पे करेगा। तो क्या बेसिकली उस केस में MS धोनी, क्या उस केस में MS धोनी रोहन को कुछ कंपेंसेट करेगा, क्या रोहन को जो है कुछ कंपेंसेट नहीं करेगा। अच्छा, RJ लिमिटेड ने क्या करा, RJ लिमिटेड ने जो है मोटा मोटा प्रीमियम पे करा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई RJ लिमिटेड क्या कर सकता है, कॉल ऑप्शन परचेस करके, कॉल ऑप्शन परचेस करके वो क्या कर सकता है, अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है। अच्छा, कितने पे फिक्स करेगा, जो भी कॉल ऑप्शन में स्ट्राइक रेट दे रखी होगी उस पर फिक्स कर देगा। लॉजिकल बात समझ में आ गई आपको पूरी। आप देखो क्या दे रखा है कि भाई कॉल ऑप्शन का मतलब क्या आता है, कॉल ऑप्शन को जो है अपन कैप ऑप्शन ही बोलते हैं, कॉल ऑप्शन को अपन क्या बोलते हैं, कैप ऑप्शन ही बोलते हैं, टोपी टोपी वाला ऑप्शन। कैप का मतलब क्या है कि भाई जो आपका इंटरेस्ट है ना, जो आपका इंटरेस्ट है वो 10% पे कैप कर दिया गया है। मतलब रोहन का जो है इन एनी केस, रोहन का जो इन एनी केस है वो इंटरेस्ट जो है 10% ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 10% ज्यादा हुआ तो MS धोनी क्या करेगा, कंपेंसेट कर देगा। पढ़ो, कॉल या कैप ऑप्शन का मतलब क्या है कि भाई राइट ऑफ द बायर ऑफ द ऑप्शन, मतलब रोहन के पास राइट है टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन द सेलर ऑफ ऑप्शन। सेलर ऑफ ऑप्शन कौन है, धोनी है। तो राइट ऑफ बायर ऑफ ऑप्शन टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द सेलर ऑफ ऑप्शन एट ईच रीसेट डेट इन केस द एक्चुअल इंटरेस्ट टर्न्स आउट टू बी मोर देन द स्ट्राइक रेट अग्रीड इन द कॉल ऑप्शन। तो अगर मार्केट में एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 10% से ज्यादा हो गई, 10% को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्राइक रेट बोलते हैं। तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10% से ज्यादा हो गई तो उस केस में धोनी है, वो जो धोनी है वो क्या करेगा, धोनी जो है बेसिकली एक्सेस अमाउंट, धोनी जो है बेसिकली एक्सेस अमाउंट जो है, एक्सेस इंटरेस्ट जो है रोहन को क्या करेगा, कंपेंसेट कर देगा। अच्छा, कितना पैसा मिलेगा भाई, कितना पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है, लोन अमाउंट इनटू एक्चुअल इंटरेस्ट रेट माइनस स्ट्राइक रेट। तो जो धोनी है वो कितना कंपेंसेट करेगा, 15 - 10, धोनी क्या करेगा 15 - 10, 10% कंपेंसेट कर देगा, इंटू पीरियड डिवाइड बाय 365 इंटू 12 कर दोगे, डन है। तो लॉजिकली पूरी बात समझ आ गई। अच्छा, अगेन वही चीज कि भाई इस केस में क्या हो रहा है, जो रोहन है उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। देखो क्या दे रखा है, इन केस द एक्चुअल इंटरेस्ट टर्न्स आउट टू बी लोअर देन द स्ट्राइक रेट। अगर मार्केट में जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है वो कितनी हो गई, वो जो है 8% हो गई, मार्केट में जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है वो कितनी हो गई, 8% हो गई। तो उस केस में कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। उस केस में जो है बेसिकली बायर विल डू नथिंग एंड हैज नो ऑब्लिगेशन, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, सेलर ऑफ द कॉल ऑप्शन जनरली चार्जेस प्रीमियम फॉर एंटरिंग इनटू दिस अरेंजमेंट व्हिच इज पेड बाय द बायर एट द बिगिनिंग ऑफ द अरेंजमेंट। मैंने आपको बताया भी था, डेरिवेटिव्स में भी बताया था कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में प्रीमियम पे करा जाता है। तो यहाँ पर भी जो MS धोनी है, वो क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज फ्री में नहीं दे रहा है, वो RJ से क्या करेगा, प्रीमियम चार्ज करेगा, ठीक है ना, सर्विस चार्जेस लेगा। जो सर्विस चार्ज को अपन टेक्निकली क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। अच्छा, MS धोनी का क्या फायदा है भाई, MS धोनी को लग रहा है कि भाई मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है ना, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% ज्यादा नहीं होगी, तो उसने क्या करा, कॉल ऑप्शन भेज दिया, उसने क्या करा, रोहन को कॉल ऑप्शन भेज दिया। अच्छा, मार्केट में जो है MS धोनी को पता है कि जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है वो 10% ज्यादा नहीं होनी, तो फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कितनी हो गई, 8% हो गई, तो उनको MS धोनी को फायदा क्या हो गया, जो उसने प्रीमियम रिसीव करा था, वो उसका जो है फायदा है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट गारंटी। वेरी इजी, वेरी लॉजिकल, और बहुत लीमन लैंग्वेज में अपन ने समझ लिया, बहुत लीमन लैंग्वेज में अपन ने जो है कॉल ऑप्शन को समझ लिया। प्रीमियम अमाउंट क्या होगा, तो बेसिकली RJ रोहन को क्या कहेगा,
आरजी जो है रोहन को ये कहेगा कि भाई देखो मुझे जो है इतना प्रीमियम चाहिए, तो बेसिकली आरजी जो है बेसिकली इतना प्रीमियम दे देगा। अच्छा, प्रीमियम अमाउंट अगर आपको जो है क्वेश्चन में नहीं दे रखा, परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है, तो कैसे निकालोगे? लोन अमाउंट इंटू प्रीमियम, लोन अमाउंट इंटू प्रीमियम। तो फॉर एग्जाम्पल धोनी क्या कहता है, धोनी जो है रोहन को ये कहता है कि भाई रोहन तुझे क्या करना पड़ेगा, 1 करोड़ का 0.01% मुझे जो है प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो रोहन क्या करेगा, 1 करोड़ का 0.01% प्रीमियम पे कर देगा। अच्छा देखो क्या दे रखा है, कैप ऑप्शन इज यूज्ड बाय द बोरोअर ऑफ मनी सो दैट द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट डज नॉट एक्सीड अ पर्टिकुलर स्ट्राइक रेट। तो बेसिकली कॉल ऑप्शन कौन यूज करता है, कॉल ऑप्शन कौन परचेज करता है? एक ऐसा बोरोअर जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर प्राइस से ज्यादा नहीं चाहता, एक पर्टिकुलर प्राइस से ज्यादा नहीं चाहता। तो रोहन चाहता है कि भाई इन एनी केस उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% से ज्यादा नहीं हो, तो वो क्या करेगा, 10% का कॉल ऑप्शन परचेज कर लेगा, 10% का कैप ऑप्शन परचेज कर लेगा, एक ही बात है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, ये जो है एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की। अब बात करते हैं अपन किसकी, पुट ऑप्शन की। आ जाओ पुट ऑप्शन समझाते हैं आपको। अब जो है आपको क्या समझाते हैं, पुट ऑप्शन समझाते हैं। ये रहा पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन। नहीं नहीं, इधर तो एम एस धोनी थे ना, इधर एम एस धोनी बनाते हैं। ये है हमारे एम एस धोनी। अब सुनो, रोहन ने क्या करा है आज 1 करोड़ रुपए, रोहन ने जो है बेसिकली क्या करा है आज 1 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करे हैं, ठीक है ना, फ्लोटिंग रेट पे करे हैं। रोहन ने जो है क्या करा है आज 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं, फ्लोटिंग रेट पे करें। एक साल बाद जो है रोहन को कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, रोहन को ये लग रहा है कि भाई इंटरेस्ट कहीं गिर ना जाए, इंटरेस्ट कहीं गिर ना जाए, इंटरेस्ट रेट जो है कहीं गिर ना जाए। तो रोहन चाहता है कि भाई अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर भी जाए तो उसको एटलीस्ट क्या मिले, उसको जो है एटलीस्ट 5% या चलो लेते हैं 4%, उसको जो है एटलीस्ट 4% का क्या मिले, ब्याज मिले, उसको जो है एटलीस्ट क्या मिले, 4% का ब्याज मिले। तो रोहन क्या करेगा, रोहन जो है बेसिकली एम एस धोनी से पुट ऑप्शन परचेज करेगा। रोहन जो है क्या करेगा, एम एस धोनी से पुट ऑप्शन परचेज करेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मार्केट में एक साल बाद एक्चुअल इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जाम्पल कितनी हो जाती है, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जाम्पल हो जाती है 3%, एक्चुअल इंटरेस्ट कितनी हो जाती है 3% हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रोहन जो है क्या करेगा, 1 करोड़ पे तो 3% रिसीव करेगा ही, इसके साथ साथ एम एस धोनी क्या करेगा, एम एस धोनी जो है 1% कंपेंसेट कर देगा। रोहन एम एस धोनी क्या करेगा, 1% कंपेंसेट कर देगा। तो मोटा मोटा रोहन को कितना मिला, 3% और 1% कितना हो गया, 4% हो गया। तो बेसिकली एम एस धोनी ने क्या करा, पुट ऑप्शन सेल करा, आरजी लिमिटेड ने क्या करा, पुट ऑप्शन बाय करा। अच्छा, पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 4% से कम हो जाती है, 4% से कम हो जाती है, तो एम एस धोनी क्या करेगा, डिफरेंशियल अमाउंट जो है बेसिकली रोहन को कंपेंसेट करेगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, पुट ऑप्शन कहते हैं। लॉजिक की बात समझ आ गई। अच्छा, मार्केट में एक्चुअल इंटरेस्ट कितनी हो गई, मार्केट में जो है एक्चुअल इंटरेस्ट कितनी हो गई, लेट अस सपोज 10%, मार्केट में एक्चुअल इंटरेस्ट कितनी हो गई, 10% हो गई। तो बेसिकली एम एस धोनी ने क्या करा, एम एस धोनी ने जो है रोहन को पुट ऑप्शन सेल करा था, और एम एस धोनी ने जो है रोहन को ये कहा था कि रोहन मैं आपको अश्योर करता हूं कि मार्केट में जो इंटरेस्ट है ना, मार्केट में जो इंटरेस्ट है वो 4% से नीचे नहीं गिरेगी। अगर 4% से नीचे गिरेगी तो मुझसे जो है आप पैसा ले जाना, मुझसे जो है आप क्या करना, डिफरेंशियल अमाउंट ले जाना। अच्छा, मैच्योरिटी पे जो इंटरेस्ट है वो कितनी हो गई, मैच्योरिटी पे जो इंटरेस्ट है मतलब एक साल बाद इंटरेस्ट हो गई 10%। तो रोहन को जो है क्या मिलेगा, 1 करोड़ पे 10% मिलेगा। रोहन को क्या मिलेगा, 1 करोड़ पे 10% मिलेगा। क्या बेसिकली इस केस में पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, उस केस में जो है पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, क्योंकि धोनी ने कहा था कि धोनी ने रोहन को कहा था कि देख मैं तुझे गारंटी देता हूं कि भाई मार्केट में जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है वो 4% से नीचे नहीं गिरेगी। देख एक्चुअल में 10% हो चुकी है, एक्चुअल में क्या हो चुकी है, 10% में हो चुकी है। तो बेसिकली इस केस में जो है एम एस धोनी की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। बात समझ में आ गई। तो देखो क्या दे रखा है, पुट ऑप्शन को अपन क्या बोलते हैं, फ्लोर ऑप्शन भी कहते हैं। पुट ऑप्शन को जो है अपन क्या कहते हैं, फ्लोर ऑप्शन भी कहते हैं, फ्लोर ऑप्शन भी कहते हैं। अच्छा, ये कौन यूज करता है, डिपॉजिटर ऑफ मनी, यूज बाय द डिपॉजिटर ऑफ मनी इनकम। तो यूज बाय द डिपॉजिटर ऑफ मनी, ठीक है ना, सो दैट द इंटरेस्ट डज नॉट फॉल बिलो अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट। तो इन एनी केस वर्स्ट से वर्स्ट केस में रोहन को जो है क्या मिलेगा, मिनिमम 1 करोड़ का 4% ब्याज मिलेगा ही। बात समझ आ गई आपको। आगे देखो क्या रखा है, तो बायर ऑफ द फ्लोर ऑप्शन मतलब रोहन को क्या मिलेगा, बायर ऑफ द फ्लोर ऑप्शन विल रिसीव अमाउंट फ्रॉम द सेलर इन केस द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट टर्न्स आउट टू बी लोअर देन द स्ट्राइक रेट अग्रीड इन द फ्लोर ऑप्शन। तो अगर मार्केट में एक्चुअल इंटरेस्ट रेट ये जो स्ट्राइक रेट है मतलब 4% से कम हो गई, तो उस केस में जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो जो है एम एस धोनी किसको कंपेंसेट करेगा, रोहन को कंपेंसेट करेगा। तो कितना अमाउंट मिलेगा, वही बात है कि भाई जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है इनटू स्ट्राइक रेट माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट रेट। तो अपने केस में जो स्ट्राइक रेट थी वो कितनी थी 10, अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है 3%, तो बेसिकली जो आपका 1 करोड़ है 1 करोड़ का 1% कौन कंपेंसेट करेगा इसको, 1 करोड़ का 1% धोनी कंपेंसेट करेगा रोहन को। डन है। अच्छा, अगेन वही बात कि भाई इन केस द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इज मोर देन द स्ट्राइक रेट नथिंग इज टू बी डन। अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट जो है 10% हो जाती है, अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट जो है बेसिकली स्ट्राइक रेट से ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उस केस में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो पुट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। पुट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अगेन वही बात कि भाई पुट ऑप्शन खरीदने के लिए भी रोहन क्या करेगा, प्रीमियम पे करेगा। So as studied in the cap option, premium is paid by the buyer in the floor option as well to the seller of call option। तो मोटा मोटा बेसिकली ये जो अपना कौन है, बायर है, ये क्या करेगा, फ्लोर ऑप्शन परचेज करने के लिए भी, पुट ऑप्शन परचेज करने के लिए भी प्रीमियम पे करेगा। तो अभी आई थिंक आपको जो है पूरा समझ में आ गया होगा कि भाई अपना जो कैप ऑप्शन है या फिर कॉल ऑप्शन है या फिर जो अपना फ्लोर या पुट ऑप्शन है वो क्या होता है। बहुत ईजी है, बहुत लॉजिकल है, रटने की अगेन कोई जरूरत नहीं है अपने को। ये एग्जाम्पल मैंने आपको कराई दिया, ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब जो है अपन आगे बढ़ते हैं
इंटरेस्ट रेट कॉलर की बात करते हैं, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट कॉलर की बात करते हैं, समझना मेरी बात। रोहन ने क्या कर रखा है, रोहन ने जो है पैसा बोरो कर रखा है, रोहन ने क्या कर रखा है, पैसा बोरो कर रखा है, फ्लोटिंग रेट पे बोरो कर रखा है, क्या कर रखा है, फ्लोटिंग रेट पे बोरो कर रखा है 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। रोहन को क्या करना है, 1 ईयर बाद मतलब 1 साल बाद जो है इंटरेस्ट पे करना है। रोहन को डर लग रहा है, रोहन को जो है बेसिकली डर लग रहा है कि भाई मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, तो रोहन के पास क्या ऑप्शन है कि भाई आप क्या करो, कैप ऑप्शन परचेस करो, जिसको अपन टेक्निकली क्या बोलते हैं, कॉल ऑप्शन परचेस, कॉल ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली रोहन को डर लग रहा है कि भाई 1 साल बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, तो रोहन के पास क्या ऑप्शन है कि भाई आप जो है क्या करो, कॉल ऑप्शन परचेस करो, आप जो है क्या करो, कॉल ऑप्शन परचेस करो। अच्छा, अज्यूम करते हैं कि भाई अपने क्या करा है, 10% का कॉल ऑप्शन परचेस करा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इन एनी केस जो रोहन की इंटरेस्ट की लायबिलिटी वो 10% ज्यादा नहीं होगी, इन एनी केस जो रोहन की इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो 10% ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर मैच्योरिटी पे 10% ज्यादा हो जाता है तो डिफरेंशियल अमाउंट जो बेसिकली सेलर ऑफ कॉल ऑप्शन है वो मुझे क्या करेगा, कंपेंसेट करेगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना, मेरी बात बड़े ध्यान समझना, रोहन ने क्या करा, आज के दिन पे कॉल ऑप्शन परचेस करा, रोहन ने जो है क्या करा, आज के दिन पे कॉल ऑप्शन परचेस करा, तो रोहन की जेब से क्या गया होगा, रोहन की जेब से गया होगा प्रीमियम, रोहन की जेब से गया होगा प्रीमियम। अब सीधी सी बात यह है कि जब आप क्या करते हो, कॉल ऑप्शन परचेस करते हो तो आपको प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, रोहन को एक और चीज लगती है, रोहन को जो है एक और चीज लगती है कि जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है ना वो किसी भी हालत में 2% से नीचे नहीं होगी। तो रोहन को ये लगता है कि भाई मार्केट में जो किसी इंटरेस्ट रेट है ना वो किसी भी हालत में जो है क्या नहीं होगी, 2% से नीचे नहीं होगी। तो रोहन क्या बोलता है, रोहन एक चीज सोचता है कि यार प्रीमियम को कंपेंसेट करने के लिए आज मैं क्या कर देता हूँ, फ्लोर ऑप्शन सेल कर देता हूँ, आज मैं क्या कर देता हूँ, फ्लोर ऑप्शन सेल कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूँ कि भाई रोहन क्या बोल रहा है, रोहन ये बोल रहा है कि भाई आज मैं क्या कर देता हूँ, जो अपना फ्लोर ऑप्शन है ना उसको क्या कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ। कॉल ऑप्शन मैंने बाय करा है, फ्लोर ऑप्शन मैंने क्या कर लिया, सेल करा। तो सीधी सी बात है, अगर आप क्या करते हो, फ्लोर ऑप्शन को सेल करते हो, मतलब आपने ऑप्शन को सेल करा है, तो आपको क्या मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा। तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट कॉलर का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कॉलर का मतलब ये होता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, कॉल ऑप्शन को परचेस कर रहे हो और फ्लोर ऑप्शन को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। तो स्ट्रेटेजी इन्वॉल्विंग बाइंग कॉल ऑप्शन एंड सेलिंग फ्लोर ऑप्शन। और ऐसा मैंने क्यों करा, ऐसा मैंने इसलिए करा ताकि मेरा जो प्रीमियम कॉल ऑप्शन को परचेस करने पे जो मेरा प्रीमियम गया है उसको जो है उसमें क्या हो जाए, कंपेंसेशन मिल जाए मुझे, ठीक है ना। तो मोटा मोटा आपका नेट प्रीमियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, इसके कंसिक्वेंसेस क्या है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या है, तो सीधी सी बात यह है कि मैच्योरिटी पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से ज्यादा हो गई, 10% से ज्यादा हो गई, तो मेरे पास रोहन का राइट है कि वो क्या करेगा, सेलर से पैसा रिसीव करेगा, राइट टू रिसीव अमाउंट ऑन कॉल ऑप्शन। अच्छा, लेकिन रोहन ने क्या करा है, फ्लोर ऑप्शन सेल भी कर रखा है। इसका मतलब यह है कि भाई अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 2% से नीचे गिर गई, 2% से इंटरेस्ट नीचे गिर गई, तो रोहन को क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा अपनी जेब से। तो रोहन की ऑब्लिगेशन क्या है, रोहन की ऑब्लिगेशन है टू ले अमाउंट ऑन फ्लोर ऑप्शन, मतलब रोहन को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा अमाउंट ऑन फ्लोर ऑप्शन। तो ये ले नहीं होगा, पे होगा, ये ले नहीं होगा, पे होगा, इसको पी कर लेना। तो अब आई थिंक आपको जो है पूरा समझ में आ गया होगा कि भाई जो अपना इंटरेस्ट रेट ऑप्शन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन आपने पूरा अच्छी तरह समझ लिया, बहुत लॉजिकल है, अगेन ये भी रटने की जरूरत नहीं आपको। तो अपनी जो है दो चीजें हो गई, अपनी जो है मोटा मोटा दो चीजें हो गई, एक तो हो गया अपना फॉरवर्ड एग्रीमेंट, एक तो हो गया अपना फॉरवर्ड एग्रीमेंट, और एक मैंने आपको समझा दिया इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। लॉजिकली समझा है अपने दोनों चीजें अपने जो है बहुत लॉजिकली समझिए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे अपन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की, देन उसके बाद अपन को देखना है इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो आ जाते हैं अपन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर पे, देखो ये रहा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर को अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग। आ जाओ समझते हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर को, अगेन ये भी अपन लॉजिकली ही समझेंगे। ऑल राइट, आ जाओ तो अपन मिटा देते हैं। तो अपन को जो है बेसिकली इंटरेस्ट रेट फ्यूचर समझना है, अपन ने जो है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर समझना है, और लास्ट अपन समझेंगे क्या, इंटरेस्ट रेट स्वैप। इतना करने के बाद अपना जो है पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, आ जाओ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर पे। तो देखो अब अपन बेसिकली बात करेंगे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की। पहले इसका पूरा कंसेप्ट समझते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का मतलब क्या होता है। देखो, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई आज के दिन पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि भाई फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद आप क्या करोगे, किसी एक जीरो कूपन बॉन्ड को फॉर एग्जांपल या तो क्या करोगे, सेल करोगे या परचेस करोगे एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो एक तरह का वही बात हो गई, एक तरह का वही बात हो गई कि भाई आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपने क्या करा है, आपने जो है मोटा मोटा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा है कि भाई आप क्या करोगे, आप जो है 3 महीने बाद या तो जो है फॉर एग्जांपल जीरो कूपन बॉन्ड को 3 महीने बाद एक पर्टिकुलर प्राइस से बेचोगे या परचेस करोगे। अच्छा, अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, आपने जो है जीरो कूपन बॉन्ड का नाम सुना होगा, आपने जो है जीरो कूपन बॉन्ड का नाम सुना होगा। अच्छा, जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि भाई एक ऐसा बॉन्ड जिसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट नहीं होता, वो क्या होता है, डिस्काउंट पे इशू होता है। तो जनरली जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड एट डिस्काउंट। तो लेटर से सपोज कि जीरो कूपन बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है, 100 है। जीरो कूपन बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है, 100 है। अच्छा, इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस है 90 एंड इट इज रिडीमेबल आफ्टर 1 ईयर एट अ फेस वैल्यू। तो बेसिकली एक जीरो कूपन बॉन्ड है जो आज के दिन पे 90 पे इशू हुआ है, ठीक है ना, जो आज के दिन पे 90 पे इशू हुआ है, एक साल बाद आपको क्या मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा। तो अगर आज के दिन पे मैं क्या करता हूँ, 90 रुपये लगा के एक जीरो कूपन बॉन्ड को परचेस करता हूँ, तो एक साल बाद मुझे कितने मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे। तो आपको मोटा मोटा ये दिख रहा है, आपको जो है मोटा मोटा ये पता चल रहा है कि भाई आपको क्या मिलेगा, 10 रुपये का जो है बेसिकली अप्रिसिएशन मिलेगा। इस 10 रुपये को अपन क्या बोलते हैं, टेक्निकली इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। तो जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन ये बेसिकली क्या होता है, डिस्काउंट पे इशू करे जाते हैं। ये जो है क्या होते हैं, डिस्काउंट पे इशू करे जाते हैं। तो अगर आज के दिन पे एक परचेजर ने मतलब रोहन ने
₹90 का जीरो कूपन बॉन्ड परचेस कराए तो एक साल बाद उसको जो है क्या मिलेगा, 100 रुपये मिलेंगे। तो ये जो ₹10 है टेक्निकली क्या हुआ, ₹10 टेक्निकली इंटरेस्ट कंपोनेंट ही हुआ। तो दिस मीन्स इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना हुआ, 100 माइनस 90। इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना हो गया, 100 माइनस 90 हो गया। इतनी बात आपको लॉजिकली समझ में आती है। अच्छा मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया कि भाई इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का मतलब क्या है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का मतलब है कि भाई मैं आज के दिन पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मैं जीरो कूपन बॉन्ड को 3 महीने बाद एक पर्टिकुलर प्राइस पे या तो बेचूंगा या परचेस करूंगा। जिस तरह से अपन फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट करते हैं उसी तरह से अपन जो है क्या कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव से मैंने आपको जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिखाया था, फॉरवर्ड अग्रीमेंट सिखाया था, उसी तरह का बेसिकली क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। डन है। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात जो है बड़े ध्यान से समझना। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया कि भाई फेस वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड कितनी थी, 100 थी। फेस वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड कितनी थी, 100 थी। इशू प्राइस कितना था, इशू प्राइस था बेसिकली इसका 90। अच्छा फेस वैल्यू कितनी थी इसकी, फेस वैल्यू थी 100, फेस वैल्यू थी 100। तो इधर मैं लिख लेता हूँ, फेस वैल्यू हो गई इसकी कितनी, 100। तो अपन ने क्या निकाला, अपन ने जो है टेक्निकली ये निकाला कि भाई जो मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट है, जो मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो कितना निकल के आया, ₹10 निकल के आया। लॉजिकली देखा जाए तो इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है, ₹10 है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। मार्केट में जो है इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो उस केस में जो है ये जो आपका इशू प्राइस है, ये जो इशू प्राइस है ये क्या होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है कम होगा। तो अगर मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाता है, तो उस केस में ये जो जीरो कूपन बॉन्ड है इसका जो इशू प्राइस है वो कितना हो जाएगा, इसको जो इशू प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट के बढ़ने से होता क्या है कि भाई ये जो जीरो कूपन का प्राइस है, जीरो कूपन बॉन्ड का प्राइस है वो कितना हो जाता है, वो जो है बेसिकली इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से जीरो कूपन बॉन्ड का प्राइस कम हो जाता है। अच्छा अगर ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है, अच्छा ये मुझे बताओ कि भाई अगर इंटरेस्ट कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है, तो प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा कि घटेगा, लॉजिकल सी बात है बढ़ेगा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 95। तो अभी आपने मुझसे ये समझा कि जो आपका ये जीरो कूपन बॉन्ड होता है, जो आपका जीरो कूपन बॉन्ड होता है, ठीक है ना, ये जो आपका ये जो आपका जीरो कूपन बॉन्ड होता है, ठीक है ना, इसका जो प्राइस है डिपेंड करता है इंटरेस्ट कंपोनेंट पे। अगर इंटरेस्ट कंपोनेंट 10 है तो बेसिकली प्राइस कितना होगा, 90 होगा। अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट कंपोनेंट हो जाता है 5 तो प्राइस कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना हो जाता है, 15 हो जाता है तो प्राइस कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो आप एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पा रहे हो क्या, आप जो है एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पा रहे होंगे कि जैसे ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ता है, ये जो जीरो कूपन बॉन्ड है इसका प्राइस क्या होता है, कम होता है। जैसे ही मेरा इंटरेस्ट कम होता है, मेरा जो जीरो कूपन बॉन्ड है उसका प्राइस क्या होता है, बढ़ता है। देखो आपने इधर देखा भी कि जैसे आपका इंटरेस्ट क्या हुआ, कम हुआ, प्राइस आपका बढ़ गया, ठीक है ना। अच्छा जैसे ही आपका इंटरेस्ट क्या हुआ, बढ़ा, तो आपका जो प्राइस है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई, आपको जो है एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाई जीरो कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट और प्राइस का क्या रिलेशन होता है। देखो वही चीज़ दे रखी है इधर, हमने जो है वही चीज़ पढ़ी लिखी इधर कि भाई इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड का प्राइस क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जब इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपका क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस घटेगा, आपका जो है बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, घटेगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे जो है आप एक चीज़ बताओ कि भाई आज के दिन पे मैंने क्या करा, एक फ्यूचर कॉन्टैक्ट करा। आज के दिन पे मैंने क्या करा, एक फ्यूचर कॉन्टैक्ट करा कि भाई मैं क्या करूंगा, 3 महीने बाद, मैं 3 महीने बाद क्या करूंगा, एक बॉन्ड को, ये जो जीरो कौन बॉन्ड है इसको क्या करूंगा, सेल करूंगा कितने पे, इसको जो है मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। अपन अज्यूम करते हैं कितने पे, इसको मैं सेल करूंगा 90 पे, ठीक है ना। तो आज के दिन पे आपने क्या करा, एक फ्यूचर कॉन्टैक्ट करा और आपने ये बोला कि भाई मैं क्या करूंगा, 3 महीने बाद एक जीरो कूपन पॉइंट 90 पे क्या करूंगा, 90 पे सेल करूंगा। अब सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात ये है कि भाई 3 महीने बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केट से एक बॉन्ड परचेज करना पड़ेगा और 90 रुपीज़ पे बेचना पड़ेगा, 90 रुपीज़ पे क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। अच्छा अब अज्यूम करो कि भाई फ्यूचर में 3 महीने बाद, फ्यूचर में जो है 3 महीने बाद इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो मुझे ये बताओ कि भाई 3 महीने बाद प्राइस क्या होगा, 3 महीने बाद प्राइस क्या होगा, 85 होगा। तो आप क्या करोगे, 85 में जो है परचेस करोगे और 90 में बेच दोगे, आपको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो मोटा मोटा आज के दिन पे आप जो है बेसिकली क्या कर रहे हो, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसमें आपने कहा कि भाई 3 महीने बाद मैं क्या करूंगा, 3 महीने बाद जो है एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्या करूंगा, बेचूंगा। 3 महीने बाद क्या करूंगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को जो है बेचूंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने क्या सोच के बेचा होगा, आपने जो है क्या सोच के बेचा होगा, आपने ये सोचा होगा कि भाई मोटा मोटा 3 महीने बाद जो है क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। आपने ये सोचा होगा कि 3 महीने बाद मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो ये जो फ्यूचर का प्राइस है ना, ये जो बॉन्ड का प्राइस है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं कम में परचेस करूंगा और क्या करूंगा, ज्यादा में बेच दूंगा, मुझे क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई 3 महीने बाद जो है ना बेसिकली ये जो बॉन्ड है इसका प्राइस कम हो जाएगा। अच्छा इसका प्राइस कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई 3 महीने बाद जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लॉजिकली आपको ये बात समझ आ गई, लॉजिकली जो है आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई जो आपका ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है। आपने जो है मुझसे ये चीज समझ ली। अब सुनो, एक बोरोवर जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके किस तरह से एजिंग कर सकता है, आ जाओ समझते हैं। एक बोरोवर जो है किस तरह से इंटरेस्ट रेट फ्यूचर को यूज करके क्या करता है, हेजिंग करता है, वो समझते हैं। सपोज करो आप एक बोरोवर हो, ठीक है ना, आप एक क्या हो, बोरोवर हो, मैं बोरोवर हूं। तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे डर क्या लगेगा कि मार्केट में फ्यूचर में कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, ठीक है ना। मार्केट में फ्यूचर में कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए तो मैं तो इसको हटा देता हूँ, मैं जो है इसको हटा देता हूँ। ओ ओ
तो मैं एक बोरोवर हूँ, ठीक है ना, मैं एक बोरोवर हूँ, मैंने क्या कर रखा है, पैसा उधार ले रखा है, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, मुझे जो है फॉर एग्जांपल 1 साल बाद इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। मुझे डर लग रहा है कि भाई मार्केट में कहीं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़ ना जाए। क्या लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे जो है आप एक चीज़ बताओ कि भाई अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने रिस्क को हेज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो है बेसिकली फ्यूचर जीरो कूपन बॉन्ड जो फ्यूचर है, ठीक है ना, तो जो मेरा जीरो कूपन बॉन्ड का फ्यूचर है उसमें कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन करूँ कि भाई मेरा रिस्क क्या हो जाए, हेज हो जाए। अच्छा आपको डर क्या लग रहा है, आपको ये डर लग रहा है कि भाई मार्केट में जो प्राइस बढ़ ना जाए, मार्केट में जो है प्राइस बढ़ ना जाए, अगर मार्केट में प्राइस बढ़ गया, ठीक है ना, सॉरी मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ ना जाए, मार्केट में जो है इंटरेस्ट बढ़ ना जाए, ये आपको डर लग रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो फ्यूचर का प्राइस क्या होगा, फ्यूचर का प्राइस कम होगा ना, फ्यूचर प्राइस कम होगा। तो अगर आज के दिन पे आप क्या करते हो, फ्यूचर को सेल करते हो, फ्यूचर को सेल करते हो, और बेसिकली लेटर से सपोज कि मैच्योरिटी पे जाके एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, तो फ्यूचर का प्राइस क्या हो जाएगा, फ्यूचर का प्राइस कम हो जाएगा, फ्यूचर का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर मार्केट में जो बेसिकली मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आपने क्या कर रखा है, आज की डेट पे फ्यूचर को सेल करा था। अच्छा फ्यूचर का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्यूचर का प्राइस जो है कम हो जाएगा क्योंकि आपका जो है मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गया, तो बेसिकली इधर आपको फायदा हो जाएगा ना, तो वो इधर नुकसान हुआ, इधर फायदा हुआ, तो बेसिकली आपने क्या करा, हेजिंग कर लिया, आपने क्या करा, मोटा मोटा हेजिंग कर लिया। अब पढ़ो, देखो क्या दे रखा है, भाई आप एक बोरोवर हो, आप जो है एक बोरोवर हो, इसका मतलब क्या है कि भाई इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट विल बी एडवर्स टू द कंपनी, कंपनी को डर लग रहा है कि भाई इंटरेस्ट बढ़ ना जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो कंपनी को नुकसान होगा ना। अच्छा अब सुनो, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अभी आपको समझाया, मैंने अभी आपको ये समझाया कि जैसे ही आज के दिन से अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है फ्यूचर में, तो ये जो आपका फ्यूचर का प्राइस है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझा, देखो क्या दे रखा है, इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर कंपनी विल सेल द फ्यूचर टुडे, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो है बेसिकली आज 90 पे, कंपनी क्या करेगी, आज 90 पे फ्यूचर को बेचेगी। अगर फ्यूचर में प्राइस क्या हो जाता है, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो ये जो फ्यूचर का प्राइस है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कंपनी ने आज 90 पे बेचा, ठीक है ना, कंपनी ने क्या करा, आज 90 पे बेचा, इसका मतलब क्या है कि 3 महीने बाद कंपनी 85 में परचेस करेगी और 90 में सेल कर देगी, मतलब कंपनी को क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। अब पढ़ो क्या दे रखा है कि भाई इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर द कंपनी विल सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टुडे, कंपनी ने क्या करा, आज के दिन पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बेच दिया। अगर इंटरेस्ट रेट डज इंक्रीज इन द फ्यूचर, अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर में क्या होती है, फ्यूचर में जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, तो प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विल गो डाउन, मैंने समझाया अभी कि भाई फ्यूचर का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो है फ्यूचर को बाय करेगी लो प्राइस पे और उसमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सो मोटा मोटा कंपनी क्या कर रही है, कंपनी एक बोरोवर है, कंपनी एक बोरोवर है, कंपनी ने क्या करा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली सेल करके, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा, सेल करा, जिसकी वजह से बेसिकली उसने क्या करा, अपना रिस्क को मिनिमाइज करा, ठीक है ना, तो अपने रिस्क को हेज करिए, मैंने आपको समझा भी दिया कि भाई अगर कंपनी क्या करती है, ज्यादा इंटरेस्ट पे करती है तो कंपनी को इधर फायदा भी हो जाएगा, कंपनी को जो है मोटा मोटा इधर फायदा भी हो जाएगा। फायदा कब होगा, जब कंपनी क्या करेगी, फ्यूचर को सेल करेगी। इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अच्छा लॉजिक क्या था, लॉजिक सिंपल सा था कि भाई कंपनी को डर लग रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ना जाए। अब मुझे ये बताओ कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो फ्यूचर का प्राइस कम हो जाएगा ना, फ्यूचर का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा मैं आज के दिन पे फ्यूचर में ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन करूं, ऐसा क्या ट्रांजेक्शन करूं कि भाई फ्यूचर में अगर ये जो फ्यूचर का प्राइस है कम हो जाता है तो मुझे फायदा हो। तो अगर आज के दिन पे आप ज्यादा भी बेचोगे, आज के दिन पे ज्यादा भी बेचोगे, ठीक है ना, तो मोटा मोटा आपको क्या होगा, फायदा होगा। अब बात करते हैं अपन डिपॉजिटर की, अब बात करते हैं अपन इन्वेस्टर की, डिपॉजिटर की। अब बात करते हैं अपन इन्वेस्टर की, डिपॉजिटर की। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने क्या कर रखा है, पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इधर मैं लिख लेता हूँ, इधर मैं लिख लेता हूँ कि भाई आपने, आप क्या हो, इन्वेस्टर हो, मतलब आपने क्या कर रखा है, पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आप जो है एक इन्वेस्टर हो, आपने जो है पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपको डर किस बात का लगेगा, डर इस बात का लगेगा कि भाई फ्यूचर में प्राइस गिर ना जाए, इंटरेस्ट रेट गिर ना जाए, ठीक है ना, फ्यूचर में कहीं इंटरेस्ट रेट जो है वो गिर ना जाए, आपको ये तो डर लगेगा ना। आपने आज पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आपको ये डर लगेगा कि भाई फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कहीं गिर ना जाए। अच्छा आपको जो है रिस्क को, अपनी अपनी जो है बेसिकली रिस्क को क्या करना है, मुझे हेज करना है। कैसे हेज करोगे, आपको एक चीज पता है, आपको ये चीज तो पता है कि भाई अगर फ्यूचर में जो है इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, गिर जाता है, फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाता है तो मेरा जो ये फ्यूचर का प्राइस है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये पता है कि भाई अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट गिर जाता है तो मेरा जो प्राइस है, मेरा जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, ये जो फ्यूचर का प्राइस है वो बढ़ जाएगा, मेरा जो फ्यूचर का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो आज के दिन पे ऐसा क्या काम करूं, आज के दिन पे ऐसा क्या काम करूं कि भाई मुझे फ्यूचर में फायदा हो, तो सीधी सी बात है, आज के दिन पे आप क्या करो, फ्यूचर को बाय कर लो, ठीक है ना। अगर इंटरेस्ट रेट गिरती है, अगर इंटरेस्ट रेट गिरती है तो फ्यूचर का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपने कम में खरीदा, ठीक है ना, क्या कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो देखो वही चीज दे रखी है कि भाई आप एक क्या हो, इन्वेस्टर हो, आप जो है क्या हो, इन्वेस्टर हो। देखो क्या दे रखा है, डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट विल बी एडवर्स टू द कंपनी, भाई आप एक इन्वेस्टर हो, डर क्या लगेगा कि भाई इंटरेस्ट गिर ना जाए। अच्छा डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपको समझा दिया कि भाई जैसे ही मेरा इंटरेस्ट रेट क्या होता है, गिरता है, मेरा क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है किसका, फ्यूचर का। देखो क्या दे रखा है, देयरफॉर कंपनी विल बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टुडे, आज आप क्या करो, फ्यूचर को बाय कर लो। अगर इंटरेस्ट रेट डज इंक्रीज इन द फ्यूचर, अगर इंटरेस्ट रेट क्या होती है, फ्यूचर में बढ़ जाती है, तो उससे क्या होगा, प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में गिर जाती है तो प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंड कंपनी क्या करेगी, सेल कर देगी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एट हायर प्राइस, लीडिंग टू द प्रॉफिट ऑन द कंपनी, लीडिंग टू द प्रॉफिट ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई अपन किस तरह से
अब जो है आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई अपन किस तरह से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं। तो बोरोर किस तरह से हेजिंग करेगा, वो क्या करेगा, सेल कर देगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आज के दिन पे। इन्वेस्टर किस तरह से हेजिंग करेगा, वो क्या करेगा, बाय कर लेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को। बात समझ आ गई। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है भाई, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम आज के दिन पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई 3 महीने बाद हम क्या करेंगे, मैच्योरिटी पे 3 महीने बाद या 1 साल बाद क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करेंगे, सेल करेंगे। डन है। तो जैसे आप इन्वेस्टर हो, आप क्या हो, इन्वेस्टर हो, आपको डर लग रहा है कि भाई मार्केट में जो है इंटरेस्ट रेट गिर ना जाए, तो आपने क्या करा, आज के दिन पे जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई आज के दिन पे आपने कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद आप क्या करोगे, एक जीरो कूपन बॉन्ड, एक जीरो कूपन 90 में क्या करोगे, 90 में जो है बेसिकली परचेस करोगे। आज के दिन पे आपने क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई आप क्या करोगे, 3 महीने बाद लेटर से सपोज एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्या करोगे, 90 में परचेस करोगे। अच्छा, लेटर से सपोज कि भाई मार्केट में जो है इंटरेस्ट रेट क्या हो जाती है, गिर जाती है। मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट गिर गई तो फ्यूचर का प्राइस क्या हो जाएगा, फ्यूचर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप क्या करोगे, मोटा मोटा जो है मैच्योरिटी पे आप 90 पे परचेस करोगे और 95 में सेल कर दोगे, तो आपको जो है क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फायदा हो जाएगा। तो अब आपको जो है पूरा समझ में आ गया होगा कि भाई इंटरेस्ट रेट फ्यूचर क्या होता है। ठीक है ना, देखो क्या दे रखा है, IRF इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट। जैसे फॉर एग्जांपल जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है ना, तो एक कॉन्ट्रैक्ट की मैं क्या करूंगा, एसेट को डिलीवर करूंगा एट अ फ्यूचर प्राइस, एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल RG अग्रीज टू सेल बॉन्ड ऑफ 1000 आफ्टर 3 मंथ्स, व्हिच मींस RG सोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि भाई जब इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट गिरता है, जब इंटरेस्ट रेट क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट बेसिकली आपको गिरेगा तो बॉन्ड का जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस गिरेगा एंड अकॉर्डिंगली बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भी प्राइस गिरेगा एंड वाइस वर्सा। अच्छा, मैं आपको बता दी कि भाई आप जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके किस तरह से हेजिंग कर सकते हो। अब सुनो, सीधी सी बात ये कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, भाई प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालोगे, आप सीधी सी देखोगे, आप सीधा सा ये देखोगे कि भाई आपने जो है कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेस करे हैं या फिर कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने सेल करे हैं। अच्छा, उसका साइज कितना है, अच्छा इंटू डिफरेंशियल अमाउंट, इंटू क्या कर दोगे, डिफरेंशियल अमाउंट, इंटू क्या कर दोगे, डिफरेंशियल अमाउंट कर दोगे। सो डिफरेंस बिटवीन इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड परसेंटेज प्राइस। अच्छा, ये जो आपका इंटरेस्ट है वो दे रखा होगा, वो परसेंटेज में दे रखा होगा, पर एनम में दे रखा होगा, तो आप क्या करोगे, पीरियड इंटू पीरियड डिवाइड बाय 12 कर दोगे, तो आपको जो है बेसिकली क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या करते हो, 100, एक कॉन्ट्रैक्ट में जो है फॉर एग्जांपल आप 100 जो है जीरो कूपन बॉन्ड को सेल करने का जो है क्या करते हो, सेल करने का बेसिकली एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो। अच्छा, आपने क्या कर रखा है, आपने जो है 5 कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, तो आपका फायदा या नुकसान कैसे निकलेगा, भाई 5 कॉन्ट्रैक्ट इंटू एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना है, 100 जीरो कॉमन बॉन्ड है, इंटू में क्या करूंगा, इंटू जो है जो भी मेरा डिफरेंशियल अमाउंट है, उसको जो है क्या करूंगा, उसको जो है बेसिकली मल्टीप्लाई करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दूंगा। अच्छा, जो ये डिफरेंशियल अमाउंट निकल के आएगा फॉर एग्जांपल 100 माइनस 90 मतलब बेसिकली 10% निकल के आया। फॉर एग्जांपल ये जो है 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट निकल के आया, तो इसका मतलब क्या है, ये तो पूरे साल का है। तो इंटू पीरियड डिवाइड बाय 12 कर दोगे, तो आपको जो है बेसिकली पता चल जाएगा कि भाई आपका एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, आपका जो एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना है। लॉजिकल बात समझ आ गई। तो सुनो, आप एक बोरोवर हो, ठीक है ना, आप क्या हो, एक बोरोवर हो। तो सीधी सी बात ये है कि भाई नेट अमाउंट रिसीव या पेड ऑन मैच्योरिटी क्या होगा, सीधी सी बात अपने को देखना है। भाई आप बोरोवर हो, तो जो भी आपने क्या करा है, मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट पे करा है, जो भी आप क्या करोगे, मैच्योरिटी में इंटरेस्ट पे करोगे, वो तो आपको जो है क्या होगा, आउटफ्लो होगा। प्लस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो इन दोनों को नेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है नेट अमाउंट मिल जाएगा कि भाई आपने नेट अमाउंट कितना रिसीव करा है, पे करा है। इसी तरह से अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आप क्या हो, एक इन्वेस्टर हो, तो आप ये देखोगे भाई आपने एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना पे करा है मैच्योरिटी में जो है बेसिकली रिसीव करा है। आप इन्वेस्टर हो तो आप जो है एक्चुअल में रिसीव करोगे, तो इधर लिखो, इधर एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव, इधर लिख लेना रिसीव, एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव। तो बोरिंग पे आपने कितना एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव करा है प्लस प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो आपका क्या होगा, नेट अमाउंट होगा। इतनी बात आपको जो है पूरी लॉजिकली समझ में आ गई होगी। ठीक है, डन है, आगे बढ़े अपन, आ जाओ। अब जो है बेसिकली अपने को ये देखना है कि भाई नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बाय सेल करते हैं, ये फॉर्मुला समझाता हूँ, आ जाओ। अब देखो अपन जो है इस फॉर्मुले को समझते हैं, आपको जो है एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, एक कंपनी है, उसने क्या कर रखा है, पैसा बोरो कर रखा है। अच्छा, 6 महीने बाद, ठीक है ना, आफ्टर 6 मंथ कंपनी को क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। आफ्टर 6 मंथ कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है। अच्छा, कंपनी ने कितना पैसा बोरो कर रखा है, अपन अज्यूम करते हैं कंपनी ने 10 लाख रुपीज बोरो कर रखे हैं। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, कंपनी को डर क्या लग रहा है, कंपनी को डर लग रहा है कि भाई 6 महीने बाद कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहती है कंपनी, जो है बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से हेजिंग करना चाहती है। आज के दिन पे क्या करेगी, सीधी सी बात यह है कि भाई आज के दिन पे वो फ्यूचर को सेल करेगी, आज के दिन पे वो क्या करेगी, फ्यूचर को सेल करेगी। अच्छा, आज के दिन पे क्या करेगी, फ्यूचर को सेल करेगी। अगर 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो क्या होगा, फ्यूचर का प्राइस कम हो जाएगा, फ्यूचर का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कंपनी क्या करेगी, कम में परचेस करेगी और जो है ज्यादा में बेच देगी, तो बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे आपको जो है मोटा मोटा फायदा हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप एक बोरोवर हो, तो उस केस में जो है आप हेजिंग कैसे करोगे, आज के दिन पे फ्यूचर को सेल करोगे। अब सवाल ये आता है कि भाई आज के दिन पे कितने फ्यूचर को सेल करा जाए, आज के दिन पे जो है कितने फ्यूचर को सेल करा जाए। अपन अज्यूम करते हैं कि ये जो फ्यूचर है ना, ये बेसिकली 3 मंथ्स का है, ये जो फ्यूचर है ये क्या है, 3 मंथ्स का है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि भाई ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है इसकी मैच्योरिटी कितनी है, 3 महीने बाद की है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बेसिकली 3 महीने बाद जो है बेसिकली इस फ्यूचर को सेल करना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, मेरी बात जो है बड़े ध्यान से समझते जाना। अपन अज्यूम करते हैं कि भाई ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें आपने क्या करा है, एक कॉन्ट्रैक्ट करा है कि भाई आप क्या करोगे, एक जो है 10,000 रुपए का जीरो कूपन बॉन्ड बेचोगे।
एक जो है क्या करोगे 10,000 रुपए का जीरो कूपन बॉन्ड बेचोगे। इतनी बात समझ में आती है आपको? अच्छा, आपका जो टोटल अमाउंट है वो कितना है 10 लाख है। आपको जो टोटल अमाउंट है वो कितना है 10 लाख है। आपको जो है मोटा मोटा 10 लाख पे हेजिंग करनी है ना, आपको जो है मोटा मोटा 10 लाख पे करना है, हेजिंग करनी है। अच्छा, एक जीरो कूपन बॉन्ड का प्राइस कितना है 10,000 है, तो आप कितने कॉन्ट्रैक्ट सेल करोगे? सीधी सी बात है 10 लाख डिवाइड बाय 10,000 करो। तो अगर मैं क्या करता हूँ 10 लाख डिवाइड बाय 10,000 करता हूँ, 10 लाख डिवाइड बाय 10,000 करता हूँ, तो ये निकल के आएगा आपका 100। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बेसिकली 10 लाख डिवाइड बाय 10,000 करना पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा कि भाई आपको जो है कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन पे क्या करने हैं, सेल करने हैं। कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन पे आपको सेल करने हैं, तो ये कितना निकल के आया, ये आपका निकल के आया 100। तो मोटा मोटा आपको जो है बेसिकली आज के दिन पे 100 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, सेल करना है। अच्छा, अपना जो है एक और चीज समझना, अपने को जो हेजिंग करनी थी वो 6 महीने के लिए करनी थी। अपने को जो हेजिंग करनी थी वो 6 महीने के लिए करनी थी। मतलब क्या है कि भाई मेरे को जो बेसिकली इंटरेस्ट पे करना है वो 6 महीने बाद पे करना है। लेकिन ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 महीने में क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। मतलब मोटा मोटा ये क्या होगा, बीच में ही मैच्योर हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सीधी सी बात है वापस 3 महीने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा। तो जो मैंने ये क्या करा था, जो मैंने ये 100 लॉट सेल करे थे, जो मैं क्या करे थे 100 लॉट सेल करे थे, इसको मैं क्या करूंगा इंटू 2 कर लूंगा, इसको मैं क्या कर लूंगा इंटू 2 कर लूंगा। तो मोटा मोटा आपका जो है पूरा क्या क्या हो जाएगा, 6 महीने का हेजिंग हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो देखो वही फॉर्मुला है, वही फॉर्मुला है कि भाई आपका जो लोन अमाउंट है वो कितना है, आपका जो लोन अमाउंट है वो कितना है। तो लोन अमाउंट कितना था 10 लाख था। 10 लाख डिवाइड बाय क्या करा मैंने, 10 लाख डिवाइड बाय वर्गा मैंने 10,000। तो आपको पता चल गया कि भाई आपको क्या करना है 100 लॉट्स को सेल करना है। लेकिन बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल जो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है एंड जो आपका बोरोइंग है उसकी मैच्योरिटी अलग अलग है, उसकी मैच्योरिटी अलग अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा, क्या इंटू करना पड़ेगा ड्यूरेशन इन मंथ्स, इंटू करना पड़ेगा ड्यूरेशन इन मंथ्स। तो बेसिकली अपना ड्यूरेशन कितना है 6 महीने, डिवाइड बाय क्या करूंगा, डिवाइड बाय करोगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इन मंथ्स। तो अपना जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है, जो अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो कितना था 3 मंथ्स था। तो बेसिकली कितना निकल के आ गया 100 इंटू 2 निकल के आ गया ना भाई। ये क्या हो गया 6 डिवाइड बाय 6 क्या होता है, 6 डिवाइड बाय 3 क्या होता है 100 इंटू 2। तो बेसिकली कितना हो गया, ये 200 हो गया। तो लॉजिकली अपन ये देख लिया कि भाई कितना नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको जो है परचेज एंड सेल करना है, वो अपन ने निकालना देख लिया कि भाई इस फॉर्मूले को किस तरह से अपन यूज करेंगे। एंड डोंट वरी, अपन जो है सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है इसके सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको जो है और प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन इन सारी चीज़ों का समझ में आ जाएगा। डन है? तो आपको जो है एग्जाम में ये फॉर्मुला लिख के आना पड़ेगा, एग्जाम में जो है आपको ये फॉर्मुला लिख के आना पड़ेगा, सो दैट अपने को मार्क्स मिले, ठीक है ना। ये मैथ्स नहीं है, ये मंथ्स है, ये मैथ्स नहीं है, इसको जो है क्या करना मंथ्स कर लेना। तो इधर मैं जो है पिंक हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको जो है नोट्स में चेंज कर दूंगा। ये मैथ्स नहीं है, मंथ्स है। ओके डन, आगे बढ़े, आ जाओ अपन जो है आगे बढ़ते हैं। तो अपन जो है आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आगे मैं आप जो है आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एक नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं अपन, चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड्स। चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड्स समझते देखो। आज के दिन पे रोहन ने, आज के दिन पे क्या करा, आज के दिन पे रोहन ने कॉन्ट्रैक्ट करा, आरजी ने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो क्या करेगा 1 ईयर बाद, मतलब 1 साल बाद जो है एक बॉन्ड को जो है क्या करेगा 1,000 रुपये में बेचेगा। तो आज के दिन पे रोहन ने क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्ट करा। आज के दिन पे आरजी ने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट करा, आरजी 1 ईयर। आज के दिन पे रोहन ने क्या करा, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई रोहन क्या करेगा 1 साल बाद एक बॉन्ड जो है किसी पर्सन को 1,000 रुपये में बेच देगा। अच्छा, 1 साल बाद सीधी सी बात क्या करेगा रोहन, जो है मार्केट से बॉन्ड खरीदेगा और 1,000 रुपये में किसको बेच देगा, 1,000 रुपये में जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था उसको बेच देगा। अगेन रोहन को क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, आज के दिन पे रोहन ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो क्या करेगा 1 साल बाद जो है एक बॉन्ड बेचेगा 1,000 रुपये में। अच्छा, उस बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना होगा, उस बॉन्ड पे जो है इंटरेस्ट रेट होगा, उस बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% होगा। यदि बात आपको समझता है, इतनी बात आपको जो है समझ में आती है क्या, वापस समझना भाई। अपन ने क्या करा है, सिंपल सा आज के दिन पे जो है एक कॉन्ट्रैक्ट करा है, सिंपल सा जो है अपन ने क्या करा है, आज के दिन पे एक कॉन्ट्रैक्ट करा है कि भाई रोहन क्या करेगा 1 साल बाद किसी पर्सन को एक बॉन्ड जो है 1,000 रुपये में बेचेगा। उस बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा 7.5% होगा। अब चलते हैं अपन 1 साल बाद, ठीक है ना। अब जो है 1 साल खत्म हो गया, 1 साल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब रोहन को क्या करना है, रोहन को जो है बेसिकली किसी पर्सन को 7.5% वाला बॉन्ड बेचना है। अगर रोहन ऐसा करेगा तो रोहन को कितना मिलेगा, रोहन को जो बेसिकली 1,000 रुपये मिलेंगे। रोहन को क्या मिलेगा, 1,000 रुपये मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है ना, रोहन को क्या मिलेगा 1,000 रुपये मिलेगा। अच्छा, रोहन को क्या करना पड़ेगा, मार्केट से, रोहन को जो है मार्केट से एक बॉन्ड खरीद के लेके आना पड़ेगा। तो रोहन मार्केट से क्या करेगा, एक बॉन्ड खरीद के लेके आएगा और 1,000 रुपये बेच देगा, 1,000 रुपये में बेच देगा। तो जो भी उसका जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो उसका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अब सुनो, 1 साल बाद रोहन को ये पता चलता है कि भाई मार्केट में 7.5% वाला तो लो बॉन्ड है ही नहीं। 1 साल बाद रोहन को ये पता चलता है कि भाई मार्केट में जो है 7.5% वाला बॉन्ड तो है ही नहीं। अब सीधी सी बात है, रोहन को जो है क्या करना है, एक बॉन्ड तो खरीदना है। रोहन को क्या करना है, एक बॉन्ड खरीदना है और क्या करना है, सामने वाले पर्सन को बेचना है। अब रोहन जो है 1 साल बाद देखता है कि भाई यार मार्केट में तो 7.5% वाला बॉन्ड है ही नहीं, मार्केट में 5% वाला बॉन्ड है और 12% वाला बॉन्ड है। मार्केट में 5% वाला बॉन्ड है एंड 12% वाला बॉन्ड है। अब सुनो, रोहन क्या करता है, रोहन जो है मार्केट से ये 5% वाला जो है बॉन्ड लेके आता है, खरीद के लेके आता है, ठीक है ना, और बेचता है इस सेलर को, ठीक है ना, इस सेलर को बेचता है। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ, रोहन अगर क्या करता मार्केट से 7.5% वाला बॉन्ड खरीद के लेके आता तो सेलर उसको बदले में उसको क्या देता, 1,000 रुपये देता। लेकिन अभी रोहन क्या कर रहा है,
रोहन जो है बेसिकली अभी मोटा मोटा 5% वाला बॉन्ड लेके आया है, 5% वाला बॉन्ड लेके आया है और वो सेलर के पास पहुंच गया, और सेलर के पास पहुंच गया और सेलर को कहा कि देखो यार, वैसे तो मुझे आपको 7.5% वाला बॉन्ड डिलीवर करना था, लेकिन मार्केट से मुझे जो है 5% वाला ही मिला है, मार्केट से जो है मुझे क्या मिला है, 5% वाला ही मिला है। तो उस केस में मुझे एक चीज बताओ, ये जो सेलर है ये आपको 1000 रुपए देगा, ठीक है ना, या फिर उससे कम रुपए देगा या फिर ज्यादा रुपए देगा? तो लॉजिकल सी बात ये है कि भाई जो सेलर है वो क्या करेगा, वो जो है 1000 से कम रुपए देगा। भाई उसको पता है कि भाई उसको जो है बेसिकली क्या मिलेगा, उसको जो है 5% वाला बॉन्ड मिलेगा। तो वो जो सेलर है वो आपको 1000 रुपए देगा या फिर उससे कम देगा, सीधी सी बात है, उससे कम रुपए देगा। तो अपन अज्यूम करते हैं कि जो सेलर है ना, जो सेलर है वो इस 5% वाले बॉन्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए देने के लिए तैयार है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए देने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब क्या है कि रोहन मार्केट से ये 5% वाला बॉन्ड 1000 रुपए में खरीद के लेके आएगा और 900 रुपए में क्या करेगा, सेलर को बेचेगा। तो रोहन को कितना नुकसान हुआ? सीधी सी बात है, रोहन को जो है मोटा मोटा 100 रुपए का नुकसान हुआ। लॉजिक की बात समझ में आ रही है? अच्छा, चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड्स मुझे क्या कहता है, चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड्स मुझे ये कहता है कि रोहन क्या करेगा, रोहन जो है मार्केट में जो भी बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, जो भी अलग अलग रेट्स के बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, सब में क्या करेगा, अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगा, सब में जो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगा, एंड वो वाला बॉन्ड परचेस करके बेचेगा सेलर को, जिसमें उसका फायदा सबसे ज्यादा हो रहा है या फिर नुकसान सबसे कम हो रहा है। तो चीपेस्ट टू बॉन्ड समझ में आ गया आपको? चीपेस्ट टू बॉन्ड्स आपको जो है पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। वापस लॉजिकली समझ लेना, रोहन को क्या करना था, रोहन को जब बेसिकली मार्केट से 7.5% वाला बॉन्ड खरीदना था और सेलर को जो 1000 रुपए में बेचना था, लेकिन रोहन जो है बेसिकली 5% वाला जो है बॉन्ड लेके सेलर के पास पहुंच गया। अब सेलर आपको 1000 रुपए देगा या फिर 1000 से कम देगा? सीधी सी बात है, कम देगा, क्योंकि उसको जो है कम इंटरेस्ट रेट वाला बॉन्ड मिल रहा है। तो लेटर से सपोज सेलर बोलते हैं कि मैं तो 900 रुपए दूंगा, तो रोहन क्या करेगा, 1000 रुपए में परचेस करके लेके आएगा मार्केट से और 900 रुपए में क्या करेगा, सेलर को बेचेगा। तो रोहन को जो है 100 रुपए का नुकसान होगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इसी तरह से जो रोहन है वो क्या करेगा, मार्केट में जो भी बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, मार्केट में जो है जो भी बॉन्ड्स अवेलेबल है उसमें से वो वाला बॉन्ड डिलीवर करेगा जिसमें उसका फायदा या तो सबसे ज्यादा हो रहा है या फिर नुकसान सबसे कम हो रहा है। उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड्स कहते हैं। अच्छा, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो है वो उसको मतलब जो रोहन है उसको 900 रुपए मिलेंगे, उसको जो है 900 रुपए मिलेंगे, एंड वो क्या करेगा, वो जो है बेसिकली 1000 रुपए में परचेस करके ले आएगा। तो उसका नुकसान कितना हो जाएगा, 100 रुपए नुकसान हो जाएगा। पढ़ो देखो, A person enters into a future contract to sell a bond after a specified period at a specified price। तो बेसिकली मैंने क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई मैं क्या करूंगा, एक साल बाद जो है एक बॉन्ड बेचूंगा 1000 रुपए में। अच्छा, इस पर्सन को लग रहा है दिस पर्सन एक्सपेक्ट्स दैट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल गो डाउन इन फ्यूचर, हेंस ही विल एट मैच्योरिटी परचेज बॉन्ड एट लोअर प्राइस एंड सेल इट एट हायर प्राइस। मैंने क्या करा, आज के दिन पे जो है एक बॉन्ड बेचा, मैंने जो है आज के दिन पे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई मैं क्या करूंगा, 1000 रुपए में बॉन्ड बेचूंगा। मुझे लग रहा है कि मैं मार्केट में जो है बॉन्ड का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मैं कम में खरीदूंगा, ज्यादा में बेच दूंगा। अब सुनो, नाउ एट मैच्योरिटी कौन सा बॉन्ड हमें डिलीवर करना है, वो बेसिकली अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। कौन सा बॉन्ड हमें डिलीवर करना है वो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अच्छा, मैंने आपको बता दी कि भाई कौन सा बॉन्ड डिलीवर करोगे, सीधी सी बात है, एक ऐसा बॉन्ड जो है खरीद के लेके आओगे, यानी सेलर को बेचोगे जिसपे आपको जो है या तो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है या फिर सबसे कम नुकसान हो रहा है। देखो क्या दे रखा है कि भाई एक ऐसा बॉन्ड विच यील्ड्स, ठीक है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट, इधर मिनिमम नहीं आएगा, इसको मैक्सिमम कर लेना, बॉन्ड विच यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट, इधर क्या करो, मैक्सिमम करो। तो बॉन्ड विच यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर मिनिमम लॉस, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें या तो आपको मैक्सिमम फायदा हो रहा है या फिर मिनिमम नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। बॉन्ड विच यील्ड्स मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस विल बी सिलेक्टेड फॉर डिलीवरी, ठीक है ना। लॉजिक ऑफ द अबव फॉर्मूला इज एक्सप्लेन इन द क्लास। अच्छा, ये लॉजिक मैं समझाता हूँ, इस फॉर्मूले का जो है आपको लॉजिक समझाता हूँ कि लॉजिक क्या है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पूरा जो है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि भाई आपको क्या करना है, एक बॉन्ड परचेस करके डिलीवर करना है। कौन सा बॉन्ड डिलीवर करोगे, जिसमें आपको फायदा सबसे ज्यादा हो रहा है या नुकसान सबसे कम हो रहा है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई कि भाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा। भाई सीधी सी बात ये है कि जो बॉन्ड आप खरीद के लेके आए हो, वो कितने का है, 1000 का है। जो बॉन्ड आप खरीद के लेके आए हो वो कितने का है, 1000 का है, ठीक है ना। अच्छा, सीधी सी बात है, इस बॉन्ड को जब आपने क्या करा, सेलर को बेचा, तब आपको कितना पैसा मिला, कितना पैसा मिला, वही तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। चलो मुझे ये बताओ, ये 1000 क्या है, भाई 1000 है कि भाई जो भी आप क्या कर रहे हो, बॉन्ड को डिलीवर कर रहे हो, उसका प्राइस क्या है, वो कितने पे खरीद के लेके आए हो। तो देखो क्या दे रखा है, माइनस करोगे कोटेड प्राइस, देखो क्या दे रखा है, माइनस करोगे कोटेड प्राइस ऑफ द डिलीवरेबल बॉन्ड। अपने एग्जांपल में क्या था, ये जो 5% वाला बॉन्ड है, आप कितने में खरीद के लेके आए थे, 1000 रुपए में खरीद के लेके आए थे, तो कोटेड प्राइस ऑफ डिलीवरेबल बॉन्ड कितना है, 1000 है। अच्छा, इधर क्या करोगे, बेसिकली फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इनटू कन्वर्जन फैक्टर का क्या मतलब है, फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इनटू कन्वर्जन फैक्टर का मतलब ये है कि भाई सेलर आपको जो है कितना पैसा दे रहा है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, 900। तो 900 क्या है, 900 है फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इनटू कन्वर्जन फैक्टर। अच्छा, फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस का क्या मतलब है कि भाई जो सेलर है, अच्छा चलो, फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इनटू कन्वर्जन फैक्टर को मैं अभी होल्ड करता हूं। अभी मैंने आपको ये बताया कि जो सेलर आपको कितना पैसा दे रहा है, माइनस आप जो है बॉन्ड कितने में खरीद के लेके आए। अच्छा, बॉन्ड कितने में खरीद के लेके आए, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोटेड प्राइस ऑफ द डिलीवरेबल बॉन्ड। अच्छा, ये 900 क्या चीज है, देखो क्या दे रखा है, 900 का इन लोगों ने बताया कि भाई 900 का मतलब है फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इनटू कन्वर्जन फैक्टर। अच्छा, फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इनटू कन्वर्जन फैक्टर क्या मतलब है, समझना। भाई देखो सीधी सी बात ये है, आप जो है 5% वाला बॉन्ड लेके सेलर के पास पहुंच गए,
अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सेलर आपको जो है 1000 रुपए देगा या फिर 1000 से कम देगा या ज्यादा देगा? मैंने आपको बताया कि भाई 1000 से कम देगा। अच्छा ये 900 रुपए निकालेगा कैसे? भाई सेलर जो है ये 900 रुपए निकालेगा कैसे? तो सेलर क्या करेगा, जो बॉन्ड आप उसको डिलीवर करने जा रहे हो, जो बॉन्ड आप उसको डिलीवर करने जा रहे हो, जो बॉन्ड जो है आप उसको डिलीवर करने जा रहे हो, वो क्या करेगा, इसके जो भी इस बॉन्ड से फ्यूचर में जो भी कैश फ्लोज होंगे उसको जो है 7.5% से क्या करेगा, डिस्काउंटिंग करेगा। मतलब बेसिकली सेलर जो है इस बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेगा। आज के दिन पे इस बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है वो सेलर निकालेगा। मतलब क्या करेगा सेलर, सेलर ये देखेगा कि ये जो बॉन्ड है इसमें फ्यूचर में जो भी कैश इनफ्लोज होने वाले हैं उसका वो 7.5% से क्या करेगा, 7.5% से डिस्काउंटिंग करेगा। अच्छा जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जो भी वैल्यू आएगी वो बेसिकली आपकी जो है बेसिकली सेल प्राइस होगी। मतलब क्या है, सेलर आपको जो है उतना पैसा देने के लिए रेडी होगा। तो अपने केस में अपन अज्यूम करते हैं कि जो सेलर है उसने क्या करा, जो सेलर है उसने जो है इस बॉन्ड की कैश फ्लोज निकाली, 7.5% से डिस्काउंटिंग करी, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी निकल के आई, 900 निकल के आई। तो बेसिकली फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इंटू कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, 900 रुपए होता है। फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इंटू कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, 900 रुपए होता है। अच्छा अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये क्या है, फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इंटू कन्वर्जन फैक्टर, फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इंटू कन्वर्जन फैक्टर क्या है समझना। तो सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये कि सेलर को पता चल गया कि मुझे तो 900 रुपए देने हैं, सेलर को पता चल गया कि भाई मुझे तो क्या करने हैं, 900 रुपए देने हैं, ठीक है ना। अच्छा 900 रुपए कैसे निकाले सेलर ने, भाई जो भी आप उसको बॉन्ड डिलीवर कर रहे हो उसकी उसने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली। सेलर को ये पता चल गया कि भाई उसको क्या करना है, 900 रुपए देना है। अच्छा सेलर को वैसे इनिशियली देने कितने थे, सेलर को जो है इनिशियली देने थे 1000 रुपए। तो सेलर क्या कर रहा है, सेलर जो है 1000 रुपए को किसी ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा है कि भाई जो अल्टीमेट अमाउंट है वो कितना आ जाए, 900 आ जाए। सेलर क्या कर रहा है, 1000 रुपए को किसी ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा है कि क्या निकल के आ जाए, 900 रुपए निकल के आ जाए। तो बेसिकली ये 1000 रुपए क्या है, 1000 रुपए है आपका फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस। अच्छा ये क्या है, सीएफ का क्या है, सीएफ का मतलब क्या है, सीएफ का मतलब है कन्वर्जन फैक्टर। तो बेसिकली मुझे ये बताओ कि भाई ये जो कन्वर्जन फैक्टर है वो कितना निकल के आएगा, 900 डिवाइड बाय 1000 कितना हो जाएगा, 0.9। ये कितना हो जाएगा, 0.9। तो मुझे ये डिसाइड करना है, सेलर को ये डिसाइड करना है, सेलर को ये डिसाइड करना है कि भाई जो 5% वाला बॉन्ड आरजी उसको दे रहा है उसके बदले में सेलर को कितना पेमेंट करना है, तो वो कैसे निकाल सकता है। भाई सीधी सी बात है, वो क्या करेगा, इस बॉन्ड की क्या करेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेगा। इस बॉन्ड की क्या करेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई उसको जो है 900 रुपए देने हैं, उसको क्या करना है, 900 रुपए देने हैं। अच्छा तो सीधी सी बात है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 900 माइनस 1000 कर सकते हो, 900 माइनस 1000 कर सकते हो, या फिर दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो, 1000 इंटू मतलब जो पैसा उसको देना था 1000 इंटू वो कुछ ऐसा कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करे कि भाई आंसर कितना आ जाए, 900 आ जाए। अच्छा अब सुनना, ये जो कन्वर्जन फैक्टर है ना, ये आपको जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये जो कन्वर्जन फैक्टर है आपको क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो आपको मोटा मोटा क्या करना है, इस 1000 रुपए को मतलब बेसिकली जो भी फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस था उसको जो है कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, कन्वर्जन फैक्टर से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा कि भाई सेलर अल्टीमेटली कितना पैसा दे रहा है। तो आपको जो है लॉजिकली ये समझ में आ गया होगा कि भाई मैच्योर्ड में कितना फायदा कितना नुकसान होगा, कैसे निकालोगे। भाई फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इंटू कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, मैंने लॉजिकली आपको समझा दिया। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया कि जो कन्वर्जन फैक्टर है वो आरबीआई कैसे निकालती है। सीधी सी बात ये है कि जो भी बॉन्ड आप उसको डिलीवर कर रहे हो उसकी क्या निकलेगी, इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगी। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, वो निकलेगी। अच्छा 1000 रुपए को मैं किसी ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं कि भाई जो आंसर है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर आ जाए, जो आंसर है वो क्या आ जाए, इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर आ जाए। तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर है ना, आरबीआई निकाल के आपको क्वेश्चन में देगी, आपको जो है क्वेश्चन में निकाल के देगी। आपको बस क्या करना है, ये जो फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस है, ये जो आपका फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस है, इसको क्या करोगे, कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सेलर कितना पेमेंट देने के लिए रेडी है, माइनस मैं कितने में खरीद के लेके आया हूं। तो कोटेड प्राइस ऑफ द डिलीवर बॉन्ड, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका जो ये बॉन्ड है, आपने जो बॉन्ड डिलीवर करा है इस पर आपको जो है नुकसान है फायदा कितना है। तो मैंने आपको जो है पूरा लॉजिकली समझा दिया, कि भाई अपना जो ये फॉर्मुला डिराइव कैसे हुआ, अपना जो फॉर्मुला है वो डिराइव कैसे हुआ। अच्छा आपको बस सिंपल सी ध्यान रखना है, भाई क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा होगा, आपको जो क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा होगा, बस आपको क्या करना है, फॉर्मुले में वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकाल देना है। लॉजिक मैंने आपको पूरा समझा दिया, भाई फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इनटू कन्वर्जन फैक्टर का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो आप डिलीवर कर रहे हो। और इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो बॉन्ड आप डिलीवर कर रहे हो उस बॉन्ड पे फ्यूचर में जो भी कैश फ्लोज होने वाले हैं उसकी आज के दिन पे पीवी क्या है। ऑल राइट, तो देखो मेरी पूरी कोशिश थी कि भाई आप जो है ये वाला फॉर्मुला, आपको जो है वाला फॉर्मुला पूरा लॉजिकली समझा दूं, पूरा लॉजिकली मैंने आपको समझा दिया। अच्छा अगेन मैंने आपको बता दिया कन्वर्जन फैक्टर जो है ना आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आरबीआई जो है खुद कैलकुलेट करके देती है। आपको तो बस क्या करना होता है, फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस को कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है माइनस कोटेड प्राइस ऑफ द डिलीवर बॉन्ड। डिलीवर बॉन्ड का मतलब क्या है कि भाई जो भी आप बॉन्ड परचेस करके लेके आए हो वो कितने में परचेस करके लेके आए हो। ओके सो फाइनली जो है अब अपना लास्ट टॉपिक बचता है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। आ जाओ वो देखते हैं अपन। अब देखो लास्ट टॉपिक अपन करने जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का, और वो है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। तो बहुत आसान टॉपिक है यार, मतलब एकदम बेसिकली आलू गाजर की तरह है। क्या है, आलू गाजर की तरह टॉपिक है। चलो समझते हैं। देखो मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, एक कंपनी है आरजी लिमिटेड, अगर वो बैंक से लोन लेना चाहती है तो बैंक कहती है कि भाई हम आपको क्या करेंगे, हम आपको जो है बेसिकली 10% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है लोन दे सकते हैं। अच्छा अगर आरजी लिमिटेड जो है बैंक से लोन लेना चाहती है फ्लोटिंग रेट पे, तो बैंक बोलती है कि भाई हमको क्या करेंगे, लिबोर प्लस 5% पे देंगे। मेरी बात समझ में आई। तो आरजी लिमिटेड अगर बैंक से लोन लेना चाहता है तो बैंक बोलता है कि भाई हम आपको जो है, अगर आप फिक्स रेट पे लोन लेना चाहते हो तो हमको जो है 10% पे देंगे।
अगर आप फ्लोटिंग रेट पे लोन लेना चाहते हो तो हमको क्या करेंगे 5%, लिबोर प्लस 5% पे देंगे। एक दूसरी कंपनी है एंटी लिमिटेड, एक दूसरी कंपनी है एंटी लिमिटेड, जो अगर बैंक से लोन लेना चाहती है तो बैंक बोलती है कि भाई देखो, अगर आप जो है फिक्स रेट पे लोन लेना चाहते हो तो हम बेसिकली 12% पर एनम इंटरेस्ट पे आपको क्या करेंगे, लोन देंगे। अच्छा, बैंक जो है एंटी लिमिट को ये कहती है कि भाई अगर आप हमसे जो है फ्लोटिंग रेट पे लोन लेते हो तो हम क्या करेंगे, लिबोर प्लस 3% चार्ज करेंगे। अच्छा, मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। आरजी लिमिट क्या चाहता है, आरजी लिमिट चाहता है कि भाई वो क्या करे, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा बोरो करे। आरजी चाहता है कि भाई फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो क्या करे, पैसा बोरो करे। अच्छा, अगर आरजी जो है खुद से फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा बोरो करता है तो लिबोर प्लस 5% देना पड़ेगा, लेकिन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन सस्ता किसको पड़ रहा है, एंटी लिमिट को पड़ रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं एंटी लिमिटेड की। एंटी लिमिटेड चाहती है कि भाई वो क्या करे, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरिंग करे। एंटी लिमिटेड चाहती है कि भाई वो क्या करे, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरिंग करे। लेकिन अगर एंटी लिमिटेड खुद से क्या करती है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरो करती है, तो उस केस में जो इंटरेस्ट वो 12% होगा। लेकिन इसी केस में अगर आरजी लिमिटेड चाहे तो क्या कर सकता है, 10% बोरो कर सकता है। अब जो है आप मुझे लॉजिकली बताओ, अब जो है आप मुझे लॉजिकली बताओ, बहुत लीमेन लैंग्वेज में बताओ कि भाई इन दोनों के पास क्या ऑप्शन है। ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग जो है बेसिकली लोन को स्वैप कर सकते हैं। लोन को स्वैप का मतलब क्या है, लोन को स्वैप करने का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई एंटी लिमिट क्या चाहती है, भाई एंटी लिमिटेड चाहती है कि भाई वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरो करे, वो क्या करे, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरो करे। अगर ये खुद करती है तो 12% मिलेगा, अगर खुद करती है तो 12% ब्याज देना पड़ेगा। तो एंटी लिमिट क्या बोलेगी आरजी लिमिट को, एंटी लिमिटेड जो है आरजी लिमिट को ये कहेगी, आरजी लिमिटेड तुम क्या करो, 10% पे बैंक से बोरो करो, 10% पे क्या करो, बैंक से जो है पैसा बोरो करो और ये लोन मुझे दे देना, ये लोन क्या करना, मुझे दे देना। तो एंटी लिमिट क्या कर रही है, एंटी लिमिटेड आरजी को ये बोल रही है कि आरजी एक काम करो, भाई देखो मैं खुद से जो है बोरो करने जाऊंगी तो मुझे जो है बैंक 12% में देगी, आपकी गुडविल अच्छी है, आपकी जो है मार्केट में गुडविल अच्छी है, आप एक काम करो 10% पे लोन लो, 10% पे लोन लो और ये जो लोन है मुझे दे देना, ये जो लोन है मुझे दे देना। अब एंटी लिमिट क्या करेगी, एंटी लिमिटेड लोन दे रखा है ना, भाई एंटी लिमिटेड लोन ले रखा है किससे, आरजी लिमिट से, तो एंटी लिमिट जो है 10% ब्याज किसको देगी, आरजी लिमिट को देगी, और आरजी लिमिट क्या करेगा, ये 10% ब्याज किसको दे देगा, बैंक को दे देगा। लॉजिकली बात समझ आ गई। इसी तरह से क्या होगा, इसी तरह से आरजी लिमिटेड एंटी लिमिट को ये कहेगी कि देखो मुझे क्या करना है, फ्लोटिंग रेट पे पैसा बोरो करना है, अगर मैं खुद से बोरो करूंगा तो लिबोर प्लस 5% देना पड़ेगा। तो आरजी लिमिटेड जो है एंटी लिमिट को ये बोल रहा है कि भाई एक काम करो, आप जो है बैंक से क्या करो, लिबोर प्लस 3% में बोरो करो और फिर ये लोन मुझे दे दो, ये लोन क्या करो, मुझे दे दो। फिर आरजी लिमिट क्या करेगा, लिबोर प्लस 3% का ब्याज किसको देगा, एंटी लिमिट को देगा, और एंटी लिमिट क्या करेगी, बैंक को दे देगी। इसी को कहते हैं अपन इंटरेस्ट रेट स्वैप, इसी को अपन क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो देखो क्या देखा है, बोथ दिस पार्टीज एंटर इनटू इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो इन लोगों ने क्या करा, अपना अपना इंटरेस्ट कम करने के लिए स्वैप कर लिया, अपना अपना इंटरेस्ट करने के लिए क्या कर लिया, स्वैप कर लिया। तो ये मैं आपको समझा दिया, ये मैंने जो है आपको समझा दिया। अच्छा, इस स्वैप को अपन क्या बोलते हैं, इस स्वैप को अपन बोलते हैं प्लेन वनीला स्वैप या फिर जेनरिक स्वैप या फिर कूपन स्वैप, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ फिक्स रेट लोन टू फ्लोटिंग रेट लोन। तो जिस भी स्वैप के अंदर फिक्स रेट लोन को अपन स्वैप करते हैं किससे, फ्लोटिंग रेट लोन से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन जब बोलते हैं प्लेन वनीला स्वैप, जेनरिक स्वैप या फिर कूपन स्वैप। लॉजिकली पूरी बात समझ आ गई। अब सुनो, अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। आरजी ने क्या करा, बैंक से 10% पे लोन उठाया और आरजी ने क्या करा, ये लोन जो है किसको दे दिया, एंटी लिमिट को दे दिया। अच्छा, इन लोगों ने क्या करा, स्वैप एंटर कराया ना, इन लोगों ने जो है क्या करा, स्वैप एंटर कराया। अब एंटी लिमिट की जिम्मेदारी क्या है, एंटी लिमिट की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, 10% ब्याज किसको दे, आरजी लिमिट को दे। तो देखो क्या दे रखा है कि भाई जो भी आपके ये स्वैप होते हैं ना, जो भी आपके ये स्वैप होते हैं, इसके अंदर जो भी आपका फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट होता है, जो भी आपका फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसको जो है आप कैलकुलेट करोगे, अज्यूमिंग कि भाई हर महीने में 30 डेज हैं। पढ़ो भाई, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द अबव स्वैप्स आर कैलकुलेटेड अज्यूमिंग दैट ईच मंथ हैज 30 डेज। अच्छा, विच मींस टोटल पूरे साल में कितने हो जाएंगे, 360 डेज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जब एंटी लिमिटेड क्या करेगी, जब एंटी लिमिटेड बेसिकली पेमेंट करेगी किसको, आरजी लिमिट को, जब एंटी लिमिटेड पेमेंट करेगी आरजी लिमिट को, तो इंटरेस्ट पे करेगी ना, भाई क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी 10% पर एनम पे, 10% पर एनम पे वो क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। अच्छा, इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा, तो उन लोगों ने कहा कि भाई इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय आपको क्या करना है, आपको जो है अज्यूम करना है कि भाई एवरी मंथ है 30 डेज, मतलब आपको जो है डिवाइड बाय 360 करना है, आपको जो है डिवाइड बाय 360 करना है। तो लोन का अमाउंट इनटू इंटरेस्ट रेट, लोन का अमाउंट इनटू इंटरेस्ट रेट, लेटर से सपोज कि भाई जो आपका ये ड्यूरेशन था, ये जो आपका ड्यूरेशन था कितना था, 30 डेज था, तो 30 डिवाइड बाय 360 कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा भाई कितना इंटरेस्ट जो है किसको, एंटी लिमिट को, आरजी लिमिट को पे करना है। तो आपको जो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको जो है ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपकी ये इंटरेस्ट रेट स्वैप होते हैं, जिसके अंदर आपका जो फिक्स रेट लोन होता है वो किससे जो है स्वैप होता है, फ्लोटिंग रेट लोन से स्वैप होता है। तो उसके अंदर जो आपका फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट है ना, जो आपका फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट है वो क्या मानते हुए निकलता है कि भाई हर महीने में 30 डेज है। तो देखो क्या रखा है कि भाई फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट का फॉर्मुला क्या बनेगा, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, AIC, ये A/C नहीं है, इसको आई कर लेना, ये क्या है, AI है, AIC का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इन कॉस्ट। AIC का मतलब क्या होता है, ऑल इन कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स रेट। अच्छा, इनटू क्या करोगे, डेज करोगे, डिवाइड बाय 360 कर दोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कितना पेमेंट करना है, किसको कितना पेमेंट करना है, फिक्स इंटरेस्ट पेयर को। बात समझ आ गई। अब सुनो,
ये तो अपन ने बात करी किसकी, ये तो अपन ने बात करी प्लेन वनीला स्वैप की, जेनरिक स्वैप की, कूपन स्वैप की। अच्छा, एक और तरह का स्वैप होता है ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, ठीक है ना। एक और तरह का स्वैप होता है ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप। ये एक तरह का प्लेन वनीला स्वैप है, ये एक तरह का प्लेन वनीला स्वैप है जहां पर फ्लोटिंग पेमेंट्स आर कंपाउंडेड डेली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सब कुछ सेम होगा। जो अपन ऊपर पढ़ी ना चीजें, अपन ने जो ऊपर चीजें पढ़ी सब कुछ सेम होगा, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि जो आरजी लिमिट क्या करेगा, फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे करेगा किसको, एंटी लिमिट को। उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, डेली कंपाउंड होगा। वो क्या होगा, मोटा मोटा डेली कंपाउंड होगा, मतलब हर रोज इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन में अगर आपको ये दे दे, क्वेश्चन में जो है अगर आपको ये दे दे कि भाई जो स्वैप है वो ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप है, तो उस केस में जो आरजी लिमिट क्या करेगा, जो पेमेंट करेगा एंटी लिमिट को, जो आरजी लिमिट क्या करेगा, एंटी लिमिट को पेमेंट करेगा लिबोर प्लस 3% पे। उसके अंदर जो इंटरेस्ट है ना हर रोज कैलकुलेट होगा, मतलब क्या है, कंपाउंड होगा डेली। तो ये क्या है, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप का मतलब क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ प्लेन वनीला स्वैप जहां पर फ्लोटिंग रेट पेमेंट्स आर कंपाउंडेड डेली। इसका बकायदा जो है अपने पास एक दो तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में अपन वो करेंगे ना, तो आपको जो है और समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरह से जो है अपन क्या करते हैं, फॉर्मुला डिराइव करके अपन क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। पूरा फंडा समझ में आ गया। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है एक अरेंजमेंट जिसमें बोथ द पार्टीज अग्री टू स्वैप देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस। बात समझ आ गई आपको। अब सुनो, क्वेश्चन कभी कभी आपसे ये कहता है, अपना जो है क्वेश्चन कभी कभी आपसे ये कहता है कि भाई आप क्या करो, इंटरेस्ट रेट स्वैप को क्या करो, इंटरेस्ट रेट स्वैप को अरेंज करो। तो इसमें दे रखा है कि भाई अगर क्वेश्चन आस्क यू टू अरेंज एन इंटरेस्ट रेट स्वैप व्हिच इज बेनिफिटिंग बोथ द पार्टीज, तो उस केस में जो है आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करोगे, आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम को ये देखना है कि भाई आपका जो दोनों पार्टीज हैं, जो दोनों पार्टीज क्या कर रहे हैं, अगर इंटरेस्ट रेट स्वैप करते हैं तो गेन कितना होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई जो आपका ये इंटरेस्ट रेट स्वैप है उसमें गेन कितना होगा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट स्वैप को अरेंज करने का मतलब क्या है भाई, इंटरेस्ट रेट स्वैप को अरेंज करने का मतलब ये है कि भाई ये दोनों लोग क्या करेंगे, ये दोनों लोग जो है अपने अपने लोन को क्या करेंगे, अपने अपने लोन को स्वैप कर लेंगे। लेकिन कौन कितना पेमेंट करेगा, कौन जो है किसको कितना पेमेंट करेगा, कौन जो है किसको कितना पेमेंट करेगा, वो अपन को जो है क्या करना है, वो जो है अपने को डिराइव करना है। देखो क्या दे रखा है भाई, सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई अगर ये दोनों क्या करते हैं, अगर ये दोनों मोटा मोटा अपने जो है लोन को स्वैप कर लेते हैं तो दोनों को गेन कितना होगा। आप सुनो भाई, सीधी सी बात है कि एंटी लिमिट ने क्या करा, एंटी लिमिट ने जो है लिबोर प्लस 3% पे जो है बोरो करके किसको दे दिया, आरजी लिमिट को दे दिया। अगर आरजी लिमिट खुद से बोरो करता तो लिबोर प्लस 5% बोरो करता, मतलब बेसिकली फायदा कितना हुआ, 2% फायदा हुआ। तो ये रहा फायदा कितना हुआ, लिबोर प्लस 5% माइनस लिबोर प्लस 3% कितना फायदा हुआ, 2% फायदा हुआ। अच्छा, एक और चीज, आरजी लिमिट ने क्या करा, 10% पे लोन लेके किसको दे दिया, एंटी लिमिट को दे दिया। अगर एंटी लिमिट खुद लेती तो कितने पे लेती, 12% पे लेती, मतलब अगेन फायदा कितना हुआ, इधर भी 2% पे फायदा हुआ। तो देखो ये रहा, ये फायदा कितना हुआ, 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 कितना हो गया, 2% हो गया। तो टोटल फायदा स्वैप करने से टोटल फायदा कितना हुआ, स्वैप करने से आप अगर आप देखोगे, स्वैप करने से अगर आप देखोगे तो टोटल फायदा कितना हो रहा है, 4% हो रहा है। अच्छा, आप सुनो, ये जो स्वैप होता है ना, यहाँ पर तो अपन एग्जांपल में क्या करा, यहाँ पर तो जो आरजी लिमिटेड है और जो एंटी लिमिटेड है उन्होंने क्या करा, डायरेक्टली स्वैप कर लिया। मतलब बेसिकली आरजी ने क्या करा, लोन डायरेक्टली किसको दे दिया, एंटी लिमिट को दे दिया। लेकिन बेसिकली जो स्वैप होता है इंटरमीडिएट कराता है। इसका मतलब क्या है, कोई आरजी लिमिटेड और एंटी लिमिट के बीच में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है। तो अपन इंटरमीडिएट अज्यूम करते हैं, कि बीच में क्या है, एक इंटरमीडिएट है। इधर मैं लिख लेता हूँ कि भाई ये इंटरमीडिएट दलाल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दलाल बोलते हैं। क्या है ये, इंटरमीडिएट है। इधर मैं लिख लेता हूँ कि भाई ये दलाल है। ये क्या है, दलाल है, क्योंकि आरजी लिमिटेड एंटी लिमिट को नहीं जानता, आरजी लिमिटेड जो है एंटी लिमिट को नहीं जानता, आरजी लिमिटेड जो है एंटी लिमिट को नहीं जानता। तो बेसिकली इन दोनों को मिलाएगा कौन, इन दोनों को जो है ये दलाल मिलाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब सीधी सी बात है, बीच में इंटरमीडिएट आ गया, बीच में जो है इंटरमीडिएट आ गया तो अपना कमीशन लेगा। ये क्या लेगा, अपना कमीशन लेगा। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, मेरी बात जो है बड़े ध्यान से समझना। आरजी लिमिट क्या करेगा, लोन लेगा बैंक से 10% का। आरजी लिमिट लोन किसको देगा, इंटरमीडिएट को देगा। और फिर इंटरमीडिएट क्या करेगी, ये लोन किसको देगी, एंटी लिमिट को देगी। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन ये पढ़ रहे हैं कि भाई अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट रेट स्वैप को अरेंज करना है। अरेंज का मतलब ये कि भाई आरजी लिमिट क्या करेगा, आरजी लिमिट जो है कितना पेमेंट करेगा एंटी लिमिट को, आरजी लिमिट जो है एंटी लिमिट को कितना पेमेंट करेगा, एंड एंटी लिमिट जो है आरजी लिमिट को कितना पेमेंट करेगी, वो अपन निकालने चाह रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप ये कि भाई आप ये निकालो कि भाई आपका जो स्वैप है उसके बेसिस पर टोटल गेन कितना आ रहा है। टोटल गेन आ रहा है 4%। अच्छा, ये जो इंटरमीडिएट वो है, ये जो इंटरमीडिएट ये कहता है कि भाई मैं जो है क्या करूंगा, 1% गेन मेरे पास मैं रखूंगा अपने पास। देखो क्या दे रखा है कि भाई अज्यूमिंग द स्वैप अरेंजमेंट इज अग्रीड थ्रू एन इंटरमीडिएट बैंक, ठीक है ना, विच चार्जेस अ कमीशन ऑफ 1%। तो इसका मतलब क्या है कि नेट गेन कितना हो गया, नेट गेन हो गया 3%। तो ये जो इंटरमीडिएट है ये बोलती है कि भाई मेरे को क्या चाहिए, मेरे को जो है 1% कमीशन चाहिए। जो भी आपको गेन हो रहा है उसका कमीशन मुझे, उसका जो है 1% कमीशन चाहिए। अब सुनो, टोटल गेन कितना था, टोटल गेन हो रहा था 4% का। 1% कमीशन किसने लिया, इंटरमीडिएट में ले लिया। तो बेसिकली अपना पास जो है दोनों पार्टीज को गेन कितना होगा, दोनों पार्टीज को टोटल गेन होगा मिला के 3% का। अपन अज्यूम करते हैं कि दोनों पार्टीज ने क्या करा, दोनों पार्टीज ने स्वैप करते समय ये अग्री करा था कि जो भी नेट गेन होगा ना, जो भी नेट गेन होगा उसको हम क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये जो 3% का नेट गेन हुआ है, आरजी को नेट गेन कितना होगा, 1.5% होगा।
अच्छा, एंटी लिमिट को नेट गेन कितना होगा, 1.5% होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो इन दोनों को ये पता चल गया, इन दोनों को ये पता चल गया कि भाई इन दोनों को नेट गेन कितना होना है, इन दोनों को नेट गेन कितना होना है। एक बार आपको इतना पता चल गया ना, अब आप ये निकाल सकते हो, अब आप जो है ये निकाल सकते हो कि भाई आरजी लिमिट जो है बेसिकली अल्टीमेटली पे कितना करेगी, आरजी लिमिट जो है अल्टीमेटली पे कितना करेगी, इंटरेस्ट। आ जाओ भाई सुनो, आरजी लिमिट को लोन कौन सा चाहिए था, आरजी लिमिट को फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन चाहिए था। आरजी लिमिट को क्या चाहिए था, आरजी लिमिट को जो है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या चाहिए था, लोन चाहिए था। इतनी बात आपको समझ आती है। अच्छा, मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, एंटी लिमिट को क्या चाहिए था, एंटी लिमिट को जो है बेसिकली, एंटी लिमिट कहां गई, देखो ये रही, एंटी लिमिट को जो है क्या चाहिए था, एंटी लिमिट को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन चाहिए था। एंटी लिमिट को जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन चाहिए था। अपन बात करते हैं किसकी, अपन जो है बात करते हैं आरजी लिमिट की। अब सुनो, आरजी लिमिटेड को जो है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन चाहिए था। अगर ये खुद से लोन लेता, अगर ये खुद से लोन लेता तो कितना पड़ता, लिबोर प्लस 5% पड़ता। खुद से लोन लेता तो लिबोर प्लस 5% पड़ता। लेकिन 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 स्वैप करने की वजह से, स्वैप करने की वजह से इसको फायदा कितना निकला, इसको जो है फायदा निकला 1.5% का। इसका मतलब क्या है कि भाई इसका इफेक्टिव कॉस्ट कितना हो गया, इसका इफेक्टिव कॉस्ट हो गया 3.5%। बात समझ में आई। तो अगर ये खुद से लोन लेता तो लिबोर प्लस 5% पे लेता, लेकिन जो अपने स्वैप करा, जो अपने स्वैप अरेंज करा, उसमें इसका फायदा कितना हो रहा है, उसमें इसका जो है फायदा कितना हो रहा है 1.5%। इसका मतलब क्या है कि जो आरजी लिमिटेड है, जो आरजी लिमिटेड है उसके हाथ में इफेक्टिव कॉस्ट कितना बैठा, उसके हाथ में इफेक्टिव कॉस्ट बैठा लिबोर प्लस 3.5%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मोटा मोटा ये जो आरजी लिमिटेड है, ये जो आरजी लिमिटेड क्या करेगा, आरजी लिमिटेड जो है इंटरमीडियरी को लिबोर प्लस 3.5% पे करेगा, लिबोर प्लस क्या करेगा 3.5% पे करेगा। अच्छा, ये जो इंटरमीडियरी है, ये जो इंटरमीडियरी है, ये क्या करेगा, अपना 1% कमीशन खाएगा ना, ये क्या करेगा, अपना 1% कमीशन खाएगा। तो अपन अज्यूम करते हैं कि जब आरजी लिमिटेड ने क्या करा 3.5% का लिबोर प्लस 3.5% का पेमेंट करा किसको, इस इंटरमीडियरी को, तो इस इंटरमीडियरी ने क्या करा, इस इंटरमीडियरी में से लिबोर प्लस 3.5% में से 0.5% अपने पास रख लिया, 0.5% क्या करा, अपने पास रख लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई इसने क्या करा होगा, लिबोर प्लस 3%, लिबोर प्लस 3% किसको दिया होगा, एंटी लिमिट को दिया होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, एंटी लिमिट ने बैंक से क्या कर रखा है, बैंक से जो है लिबोर प्लस 3% पे लोन ले रखा है ना, देखो ये रहा भाई, एंटी लिमिटेड ने लिबोर प्लस 3% पे लोन ले रखा है। तो मोटा मोटा ये जो इंटरमीडियरी है इसने क्या करा, लिबोर प्लस 3% किसको दे दिया, एंटी लिमिट को दे दिया। और एंटी लिमिट क्या करेगी, ये जो है क्या करेगी, प्रीपे कर देगी इसको, बैंक को। वापस समझ लेना भाई, एंटी लिमिटेड ने क्या कर रखा है, बैंक से लिबोर प्लस 3% का लोन ले रखा है, और ये लोन किसको दे दिया था, आरजी लिमिट को दे दिया था। तो आरजी लिमिट की क्या जिम्मेदारी बनती है, आरजी लिमिट की जिम्मेदारी बनती है कि भाई आरजी लिमिट क्या करे, इस पे ब्याज दे किसको, एंटी लिमिट को। तो आरजी ने क्या करा, लिबोर प्लस 3.5% दिया किसको, लिबोर प्लस 3.5% दिया इंटरमीडिएट को। इंटरमीडिएट ने क्या करा, 0.5% कमीशन अपने पास रखा, और लिबोर प्लस 3% किसको दे दिया, एंटी लिमिट को दे दिया। अजय ये जो इंटरेस्ट मिला है एंटी लिमिट को क्या करेगी, बैंक को पे कर देगी। अब हम बात करें दूसरे साइड से, अब हम बात करते हैं किससे, दूसरे साइड से। आरजी ने क्या करा था, 10% का ब्याज लिया था। आरजी लिमिट ने जो है बेसिकली 10% पे लोन लिया था, और ये लोन दे दिया था किसको, एंटी लिमिट को। तो एंटी लिमिट की क्या जिम्मेदारी बनती है, एंटी लिमिट की जिम्मेदारी बनती है कि वो आरजी लिमिट को क्या करे, इंटरेस्ट पे करे, सो दैट आरजी लिमिट क्या करे, बैंक को लौटा दे। अब एंटी लिमिट कितना ब्याज पे करेगी, आ जाओ, एंटी लिमिट कितना ब्याज पे करेगी। तो देखो, अगर एंटी लिमिट खुद से लोन लेती तो 12% पे लेती, एंटी लिमिट खुद से लोन लेती तो 12% पे लेती, लेकिन स्वैप करने की वजह से उसको फायदा कितना हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है 1.5% का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई उसका इफेक्टिव कॉस्ट कितना बैठ गया, 10.5% बैठ गया, उसका इफेक्टिव कॉस्ट कितना बैठ गया, 10.5% बैठ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई 10.5% का मतलब क्या है कि जो एंटी लिमिटेड है, जो एंटी लिमिटेड है वो क्या करेगी, जो एंटी लिमिटेड है वो बेसिकली 10.5% किसको पे करेगी, इंटरमीडिएट को पे करेगी। इंटरमीडिएट क्या करेगी, इंटरमीडिएट जो है 10.5% में से 0.5% अपने पास रख लेगी, और 10% किसको दे देगी, 10% आरजी को दे देगी, जो आरजी क्या करेगा, बैंक को लौटा देगा। तो मोटा मोटा इंटरमीडिएट ने क्या करा, दोनों साइड से 0.5% एंड 0.5% का क्या करा, कमीशन अपने पास रखा, तो टोटल कमीशन कितना हो गया, 1% हो गया। तो अब आपको जो है लॉजिकली ये समझ में आ गया होगा कि भाई अपन स्वैप किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो स्वैप अरेंज करने का मतलब क्या है, स्वैप अरेंज करने का मतलब ये है, स्वैप अरेंज करने का मतलब ये है कि भाई जो ये अपना स्वैप हो रहा है इसके अंदर कौन सी पार्टी किसको कितना पेमेंट करेगी। तो सबसे पहले आपको बस इतना सा दिखाना है कि भाई स्वैप की वजह से टोटल गेन कितना हो रहा है, टोटल गेन में से कमीशन कितना लेस हो रहा है, टोटल गेन में से अपन क्या करेंगे, इंटरमीडिएट का कमीशन लेस कर देंगे। फिर मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई हर एक पार्टी को जो है रिस्पेक्टिव गेन कितना हो रहा है, हर एक पार्टी को क्या हो रहा है, रिस्पेक्टिव गेन कितना हो रहा है। अच्छा, फिर आप ये देखोगे कि भाई अगर ये पार्टी खुद से डायरेक्टली लोन लेती तो लिबोर प्लस 5% पड़ता, लेकिन स्वैप करने की वजह से इसको 1.5 का गेन हो गया। मतलब बेसिकली इसका जो है इफेक्टिव कॉस्ट कितना आया होगा, इसका इफेक्टिव कॉस्ट आया होगा लिबोर प्लस 3.5%। एंड अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, दूसरी पार्टी का इफेक्टिव कॉस्ट भी निकाल सकते हो। तो फाइनली जो है अपन ने IRRM का पूरा क्या करा, रिवीजन कर लिया। आई होप जो है आपको लॉजिकली सारी बातें समझ में आ गई होगी। एंड डोंट वरी, अपन को जो है आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, ठीक है ना, आपको जो है एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखो ये रहा IRRM का मैंने क्वेश्चन बैंक बना रखा है, IRRM का मैंने क्या कर रखा है, क्वेश्चन बैंक बना रखा है। इस क्वेश्चन बैंक में सारे के सारे क्वेश्चन है, आई से मॉडल के इलस्ट्रेशन है, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आरटीपी एमटीबी एंड पास्ट ईयर की मैंने क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं। तो सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, सारे क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको जब बेसिकली और सारे फंडे जो है अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड कमेंट करना मत भूलना। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।